एवरीवन, ये हमारे इस रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है मेरे वीडियो का, जिसमें मैं अपने नोट्स के थ्रू यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। तो जो थ्योरीज है हमारी, वो 3 मेन स्कीमास पे बेस्ड होती हैं। मतलब हम लर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं या हमारे किस एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, परमानेंट चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे थ्योरीज़ को 3 तरीके से पढ़ते हैं। जैसे बिहेवियर के ऊपर जब फोकस किया जाता है, बिहेवियरिज्म के ऊपर जब फोकस किया जाता है, तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड थ्योरीज़ की बात की जाती है। जब कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात की जाती है, माइंड से रिलेटेड जब चीज़ें होती हैं कि माइंड में कैसे चेंज आएगा, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस में कैसे चेंज आएगा, कि हमारी थिंकिंग, मेमोरी या इंटेलिजेंस में कैसे चेंज आएगा, उससे रिलेटेड जब कंसेप्ट की बात होती है तो वो कॉग्निटिव थ्योरी कहलाती है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म की, जब लर्नर खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी लाइफ में वो फेस करता है उससे जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आती है। ठीक है। और हम जब बात करते हैं यहाँ पे कि लर्निंग हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, तो हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की। तो इन तीनों एस्पेक्ट में हम थ्योरीज को स्टडी करेंगे कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कौन कौन सी है, कॉग्निटिव थ्योरी कौन कौन सी है, और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कौन कौन सी है, और उनका एजुकेशन में क्या उनके इम्प्लीकेशन है, हम एजुकेशन में उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिहेवियरिज्म को। बिहेवियरिज्म क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नॉलेज इज डिपेंडेंट एंड ऑन द इंटीरियर ऑफ द लर्नर। क्या बोला गया है कि जो नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मतलब ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होती। नॉलेज इंडिपेंडेंट है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द लर्नर, है ना। और किस पे डिपेंड करती है? लर्नर के एक्सटीरियर, मतलब कि स्टिमुलस बेस्ड होती है। जैसे हम बात करते हैं वो स्किनर की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे पेवलोव की और स्किनर की बात करेंगे, तो वो हमारे स्टिमुलस बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं। इन ए बिहेवियरिस्टिक माइंड, बिहेवियरिस्ट के माइंड में जो भी बिहेवियरिज्म पे फोकस करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट वो बोलते हैं, उनको बोला गया है बिहेवियरिस्ट माइंड। जो बिहेवियरिस्ट का माइंड है वो क्या कहता है? द लर्नर इज़ ए ब्लैंक स्लेट। वो बोलता है कि लर्नर एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, खाली स्लेट की तरह है, जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब उसको हम आउटसाइड एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स या एक्शन करेगा, जिसकी वजह से उसके कुछ एक्सपीरियंस होंगे। उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो क्या करेगा? कुछ चीज़ें सीखेगा, लर्निंग करेगा। ठीक है, ये बोला जाता है बिहेवियरिज्म में। नेक्स्ट हमारा थॉट ऑफ स्कूल यहाँ पे आता है कॉग्निटिविज्म, है ना। कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात की गई है। जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी थिंकिंग, प्रोसेसिंग चीज़ों को, है ना, जो भी हमारे थॉट्स हैं, एनालिसिस है, रीजनिंग है, ये हमारे क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आते हैं। तो जो कॉग्निटिविज्म है ये किस पे फोकस करता है? आइडियाज़ के ऊपर फोकस करता है। डेट स्टूडेंट प्रोसेस, कौन से आइडियाज़ पे? कि जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? जो उनको रिसीव हुई है ना, वो उनको प्रोसेस करते हैं, ना कि सिर्फ एक स्टिमुलस पे रिस्पोंड करें। जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है? स्टिमुलस है, जो इन्वायरमेंट से उनको मिली होगी, तो उसके अगेंस्ट वो सिर्फ रिस्पॉन्स ही शो नहीं करते, वो उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं एज विद बिहेवियरिज्म, और अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आते हैं। जो कॉग्निटिविज्म थ्योरी है उसमें बोला गया है कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है? वो जब जो लर्नर है या स्टूडेंट है, कोई भी इंसान जो सीखना चाहता है, लर्नर है, वो जब इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करेगा, जब उनको पहले से जो उसके पास प्रायर नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, उसको या तो मॉडिफाई करे या नई इन्फॉर्मेशन को फिट कर ले उस इन्फॉर्मेशन में, तो ये क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करके लर्निंग होती है किसमें? कॉग्निटिविज्म में। ठीक है। या तो क्या करते हैं? फाइंडिंग न्यू एक्सप्लेनेशन, और पहले वाले, या फिर क्या करते हैं? पहले वाले में अडेप्ट कर लेते हैं नई इन्फॉर्मेशन को। तो कॉग्निटिव थ्योरीज डेवलप की गई थी 1900 में, मतलब 19वीं शताब्दी में जर्मनी में। कब करी थी? जब गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी आई, और वो किसने दी थी? वुल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म किसके ऊपर बेस्ड है? ये इस बात के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो भी लर्नर होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, वो अपनी लर्निंग, मतलब नए आइडियाज़ को खुद से अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज के बेसिस पे बिल्ड करता है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो 3 तरह से हो सकती है, बिहेवियरिज्म एस्पेक्ट में, कॉग्निटिविज्म में या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में। बिहेवियर में चेंज यहाँ बिहेवियरिज्म में आता है, कॉग्निटिविज्म मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी जब डेवलप होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि खुद से बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपनी प्रायर नॉलेज के बेस पे। तो बिहेवियरिज्म बोलता है कि लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज होते हैं, जो पर वो चेंज तो होते हैं बट वो कैसे चेंज होते हैं, एक्वायर करता है लर्नर, उसको क्या करता है, एक्वायर करता है। जब वो किसी स्टिमुलस को, किसी भी स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन द इन्वायरमेंट, व्हाट इज स्टिमुलस, चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो जो भी चेंज होगा इन्वायरमेंट में, उस चेंज के अकॉर्डिंग वो एक रिस्पॉन्स शो करता है, कोई भी रिएक्शन देता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। उस एक्शन के साथ जब उसका, उस स्टिमुलस के साथ जब उसका रिस्पॉन्स लिंक होता है तो वो कोई एक्सपीरियंस गेन करता है, मतलब कोई चेंज उसके अंदर आता है, उस चेंज को वो एक्वायर करता है और उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। कॉग्निटिविज्म बोलता है लर्निंग इज़ इंटरनल, कि लर्निंग इंटरनल होती है और ये स्टूडेंट जब नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तब होती है। और प्रोसेस इसमें 2 चीज़ें आती हैं, या तो वो उसको असिमुलेट कर सकता है या फिर उसको वो अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, जब वो पहले वाली नॉलेज को मॉडिफाई कर देता है तो वो अकोमोडेट है, और नई नॉलेज को जब ले लेता है तो वो असिमुलेशन है। ठीक है, तो असिमुलेट करता है या फिर अकोमोडेट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि जो लर्नर होता है वो नई इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करके खुद की नॉलेज को क्या करता है, बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है पहले वाले एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं थ्योरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के बेस पे हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लर्निंग क्या होती है। लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में चेंज, और ये चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी। ये कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। और ये कब होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से होता है। कोई भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। तो इसमें हम 3 यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और उसके कुछ लर्निंग लॉज पढ़ेंगे, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज, स्किनर की हम यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी स्टडी करेंगे। तो पेवलोव की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो लर्निंग है वो एसोसिएशन से होती है। क्या होती है, लर्निंग एसोसिएशन से होती है। यहाँ पे एसोसिएशन किस किस के बीच में होती है, एसोसिएशन होती है हमारे एक न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में, एक न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में यहाँ पे एसोसिएशन होती है, एंड एक नेचुरल रिस्पॉन्स के बीच में। नेचुरल या ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होता है उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक एसोसिएशन होती है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। जैसे न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग की सेलिब्रेशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो डॉग के लिए जब उन्होंने फूड प्रोवाइड किया तो वो क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, और सलाइवा का सिक्रेट होना एक नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। तो इनके बीच में जब एसोसिएशन क्रिएट होती है तो तब क्या होती है, लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू पेवलोव। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ये टाइप ऑफ लर्निंग है जहाँ पे एक न्यूट्रल स्टिमुलस किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, न्यूट्रल, जस्ट ए मिनट, जहाँ पे क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जहाँ पे क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, उसको NS वो किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारा क्या होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ यहाँ पे के साथ एसोसिएट हो जाएगा और एक कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसको CR बोलेंगे। मतलब यहाँ पे लर्निंग कैसे होती है, जब हम 2 स्टिमुलस के बीच में क्या कर लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं। तो पेवलोव बोलते हैं यहाँ पे लर्निंग होती है व्हेन बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन, बाय फॉर्मिंग एसोसिएशंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई, 2 स्टिमुलाई के बीच में जब एसोसिएशन क्रिएट होती है तब लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू पेवलोव। तो पेवलोव क्या करते हैं, देखो पेवलोव बोलते हैं
मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं डॉग का, ठीक है। तो उस टाइम पे वो नोटिस करते हैं कि जैसे ही फूड आता है या फूड देने के लिए डॉग को जब भी कोई अप्रोच करता है तो उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही डॉग क्या करने लग जाता है, सेलिवेट करने लग जाता है खाना देने से पहले ही, है ना। तो उस टाइम पे उनके माइंड में आता है ये थॉट, और वो फिर उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पर अपनी क्या दे देते हैं, यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दे देते हैं जो एजुकेशन में यूज़ होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे स्टेप 1 की बात करें तो ये स्टेप फॉलो होता है बिफोर कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग से पहले की यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं क्या होती है। बिफोर कंडीशनिंग देखते हैं कि क्या होता है। देखो, कंडीशनिंग करने से पहले हमारे पास एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, UCS। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, फूड हमारे पास क्या अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और फिर सेलिवेशन हो जाता है, फिर क्या होता है, सेलिवेशन होता है, ठीक है। सेलिवेशन होता है हमारा, जो कि एक नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जिसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, वो क्या करता है, जो पेवलोव है वो क्या करता है, उसको पता है कि फूड देंगे तो सेलिवेशन होगा, तो उसने फूड को और एक घंटी को कनेक्ट कर दिया, वो घंटी बजाने लग गया फूड देने से पहले, खाना देने से पहले वो घंटी बजाने लग गया। तो बार बार जब वो ऐसा कर रहा था कि घंटी बजा रहा था खाना देने से पहले, तो कुत्ता उसको रिलेट कर लेता है खाने से, घंटी की आवाज़ को खाने से रिलेट कर लेता है। तो खाना देने से पहले जब घंटी बजती है तभी वो सेलिवेट करने लग जाता है। पर जब शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम बेल रंग हुई तो वो एक नेचुरल स्टिमुलस था, तो वो क्या था, एक नेचुरल स्टिमुलस था, और वहाँ पे क्या था, नो सेलिवेशन। उस टाइम पे कोई भी सेलिवेशन नहीं आ रही थी, कोई भी सेलिवेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई भी यहाँ पे सेलिवेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, कोई भी वहाँ पे सेलिवेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, कोई भी सेलिवेशन नहीं होती। फिर आता है स्टेप 2, फिर दूसरी प्रोसेस आती है। पहली बार तो उसने ऐसे किया, फिर वो कंडीशनिंग करने लगता है। कंडीशनिंग के टाइम पे, ये तो बिफोर कंडीशनिंग था, अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम पे क्या होता है, जो बेल है, बेल क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस, बेल क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है। और फूड क्या है, मैंने पहले फूड शायद नेचुरल स्टिमुलस बोल दिया था तो वो मेरा गलत हो गया था। फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को और बेल बजाएंगे हम, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस फूड नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है, बेल है। तो जब हम बेल को बजाएंगे और फूड उसको दे रहे हैं बाद में, पहले बेल बजा रहे हैं, तो बार बार ये चीज़ जब हम रिपीट करते हैं तो कुत्ता क्या करता है, सेलिवेशन करने लग जाता है। क्या करता है, सेलिवेशन करने लग जाता है, मतलब वो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनेगा वो सेलिवेशन करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो नेचुरल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस से रिलेट कर लेता है। फिर आता है स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, आफ्टर कंडीशनिंग की स्टेज आती है हमारी स्टेप थर्ड में। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, अब जो बेल है वो क्या बन गई है, जब कुत्ते ने बेल को और फूड को एसोसिएट कर लिया तभी वो सेलिब्रेट करने लग गया। तो बेल नाउ क्या बन गई, कंडीशनल स्टिमुलस बन गई, क्योंकि एक कंडीशन क्रिएट कर रही है। तो सेलिब्रेशन जब बेल की बजने की वजह से हो रहा है तो उस टाइम वो क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब जो कुत्ता है उसको समझ में आ गया है कि बेल की साउंड बजने से ही उसको सेलिब्रेट करना है। तो इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, कंडीशनल रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, और बेल को क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल स्टिमुलस बोल रहे हैं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या होता है, फूड होता है, क्योंकि ये नेचुरल स्टिमुलस है जो ऑटोमेटिक नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि सेलिवेशन है। कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, नेचुरल ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स सेलिवेशन जो होता है फूड से, उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, बेल का बजना न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस है, पहले मैंने फूड को बोल दिया था तो गलत बोल दिया था, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है मेरा, बेल का बजना बिफोर कंडीशनिंग। फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स आता है, पर कंडीशनल स्टिमुलस आता है पहले। जब ये जो बेल है ये कंडीशनल स्टिमुलस कब बनता है, जब ये पहले तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, फिर ये कंडीशनल स्टिमुलस जब बनता है जब कुत्ता बेल को और फूड को रिलेट करना सीख जाता है, तो ये कंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है। और जब बेल के बजने से, खाली बेल के बजने से कुत्ता सेलिब्रेट करता है तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स बन जाता है, ठीक है, वो सेलिब्रेशन।
ठीक है। तो ये की टर्म्स थी इसकी, और ये हमारी एक्सपेरिमेंट था जो पेवलोव ने किया। अब देखो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कंडीशनिंग से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले तो आता है एक्विसिजन। क्या आता है? एक्विसिजन आता है। ये एक्विसिजन वो प्रोसेस है जिसमें एक्वायर करेगा लर्नर लर्निंग को। तो ये फेज होती है द फेज वेयर लर्निंग ओक्योर्स, जहाँ पे लर्निंग होती है, लर्निंग ओक्योर्स, ये वो फेज़ है जहाँ पे लर्निंग हो रही है। कब होती है लर्निंग? जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल, उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड था उसके साथ जब हम रिपीटेड करवाते हैं तो कुत्ता क्या करता है? बेल को और फूड को रिलेट कर लेता है और सेलिवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइम पे वो एक्वायर कर रहा है इस लर्निंग को कि भाई बेल इसलिए बजी है कि मेरे को खाना मिलेगा। तो ये क्या है? एक्विसिजन। क्या है ये? एक्विसिजन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कब आता है? जब जो कंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस कब? बेल अकेला अगर सेलिवेशन कर सकती है, बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगी तो सिर्फ बेल बजने से ही कुत्ता सेलिवेट करेगा, तो उस टाइम पे बेल बजना क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। अगर इसको बिना बेल के, बिना फूड के अगर मैं इसको दूंगी, विदाउट फूड जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसके बिना अगर इसको दे रही हूँ, माइनस कर देती हूँ मैं यहाँ पे इसको, अगर मैं इसके बिना इसको दे रही हूँ सिर्फ बेल को, तो बार बार अगर मैं ये चीज़ रिपीट करूँगी तो जो कंडीशनल रिस्पॉन्स था, जो सेलिवेशन था, वो क्या होगा? वो फेड्स हो जाएगा। मतलब कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि बेल बज रही है, खाना नहीं आ रहा, बार बार यही होगा, तो कुत्ता क्या करेगा? स्टॉप सेलिवेटिंग। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन। फिर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है? जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो दोबारा से रीअपीयर हो जाता है जब हम रेस्ट पीरियड देते हैं और दोबारा से ट्रेनिंग देखते हैं। तो ये क्या होगा? जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, मतलब सिर्फ बेल के बजने से सेलिवेट होना, ये क्या हो जाएगा? रीअपीयर हो जाएगा आफ्टर अ रेस्ट पीरियड, कुछ टाइम रेस्ट दे के, विदाउट फर्दर ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनिंग के। अगर मैं थोड़े दिन बाद घंटी बजाऊंगी तो कुत्ता सोचेगा कि घंटी बजे तो खाना आएगा, और वो क्या करेगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट होता है जर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? जर्नलाइजेशन क्या होता है? जब सिमिलर स्टिमुलस, मान लो कोई और घंटी बजाए, किसी और डिफरेंट बेल से भी हम साउंड क्रिएट करेंगे तो भी सेलिवेशन होगा, क्योंकि हर आवाज़ को कुत्ता सोचेगा कि घंटी बजी है खाने के लिए, तो वो दूसरी साउंड को भी बेल की साउंड से रिलेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजेशन। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? वो डिफ्रेंशिएट करता है सिमिलर स्टिमुलाई के बीच में, है ना। वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है धीरे धीरे, जब वो उसके साथ चीज़ें होती हैं तो वो डिफ्रेंशिएटिंग प्रिंसिपल सीख जाता है कि भाई घंटी की आवाज़ अलग है और दूसरी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो अलग है, मेरे को खाना सिर्फ घंटी के बजने से मिलेगा। तो वो धीरे धीरे इस डिस्क्रिमिनेशन को सीख जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें वो करना सीख जाएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट हम अपना यहाँ पे देखते हैं कि क्लासरूम में या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं हमारी यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो पहले तो ड्रिल मेथड, कि बार बार रिवाइज करके रिपीट करवा के हम बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हैं, है ना। रिपीटिशन से हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं, और डी कंडीशनिंग करके हम डी कंडीशनिंग करके हम बच्चे के फियर को रिमूव कर सकते हैं। फियर को हम रिमूव कैसे करेंगे? डी कंडीशनिंग करके। जैसे मैथ एंजाइटी को कम कर सकते हैं बच्चे की, जब हम मैथ के क्वेश्चंस करवाएं बच्चे को तो उसको फन वे में करवाएं या किसी एक्टिविटी के थ्रू करवाएं तो बच्चे का डर दूर हो जाएगा। तो ये डी कंडीशनिंग है ना, फियर दूर करवा के। और री-इन्फोर्समेंट, और जब हम प्रेज़ करेंगे तो उसका जो अच्छा बिहेवियर है वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो री-इन्फोर्समेंट से भी हम बच्चे की परफॉर्मेंस को
यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स यहाँ पे हम बिल्ड कर सकते हैं रूटीन से, प्रैक्टिस से, बार बार रिपीट करवा के डिसिप्लिन ला सकते हैं बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थॉर्नडाइक की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और उन्होंने 2 लॉ भी दिए हैं लर्निंग के, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनका फील्ड ऑफ एरिया क्या था, किस में काम किया था, बिहेवियरिज्म पे काम किया था इन्होंने, है ना। तो इनका मेन आइडिया क्या था लर्निंग का, कि लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर से होती है, और जब ट्रायल एंड एरर करता है कोई इंडिविजुअल मतलब लर्नर, तो वो ना ग्रेजुअल सिलेक्शन कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है अपने करेक्ट रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और क्या होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब इनका मानना क्या था थॉर्नडाइक का, कि जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। बिहेवियर, इनका मानना था कि बिहेवियर changes because of the consequences of द रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनकी वजह से बिहेवियर में चेंज आता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी समझते हैं पहले। ये बोलते थे कि लर्निंग ओक्योर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इनकी थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ चेंज आता है बिहेवियर में, उसी को लर्निंग बोला जाता है। दीज कनेक्शंस आर स्ट्रेंथन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं थ्रू रिपीटेशन, बार बार जब रिपीट किया जाता है, या सक्सेसफुल होते हैं जब ये रिस्पॉन्स या फिर इंडिविजुअल को क्या आता है, सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है, तो कनेक्शन क्रिएट होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पजल बॉक्स लेके, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया था, एक हंगरी कैट को पजल बॉक्स के अंदर रख दिया था विद ए लैच, फूड उसका बाहर रखा था फिश की फॉर्म में। कैट ने बहुत सारे कोशिशें की, उछली कूदी, वो स्क्रैच किया, म्याऊ किया, पुश किया, अपने पंजों से मारा, फिर ना गलती से उसको जो वो बॉक्स था पजल बॉक्स, उसका लेवर दब जाता है, डोर खुल जाती है, उसको खाना मिल जाता है। तो कैट क्या करती है, हर बार वही कोशिश करती है, अपने एरर्स जो है उसको रिड्यूस करती है, और कुछ रैंडम मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से प्रेस हो जाता है लेवर। धीरे 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 वो समझ में आ जाता है कि लेवर दबाने से ही दरवाज़ा खुलेगा और मेरे को खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, मछली है जो पिंजरे से बाहर रखी हुई है, और रिस्पॉन्स क्या है, लेवर का प्रेस करना। इन दोनों के बीच में कनेक्शन जब क्रिएट हो रहा है तब लर्निंग हो रही है, कैट तब सीख रही है कि हाँ भाई लेवर प्रेस करने से मेरे को खाना मिलेगा। और ये कब हो रहा है, जब रिपीटेड किए, उसने बार बार ट्रायल किया, बार बार उछल कूद की, तब ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी से, कि जो लर्निंग है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और लर्निंग जो है रैंडम अटेम्प्ट्स की वजह से होती है, रैंडमली हो जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल प्रोसेस चाहिए, सिक्वेंशियल प्रोसेस चाहिए, रैंडमली हो जाती है। करेक्ट रिस्पॉन्स अगर हम क्रिएट करते हैं, या अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो एक्सीडेंटली सिलेक्ट होता है, हमने नहीं वो क्रिएट किया। हम बहुत सारे चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, जैसे हम कोई मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो बहुत सारे तरीक़ों से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बट एक करेक्ट तुक्का लग जाता है, मतलब एक करेक्ट मेथड लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, जो कि एक्सीडेंटल होता है। अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज आर एलिमिनेटेड, अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को स्टैम्प्ड कर लिया जाता है। मोटिवेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है लर्निंग के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो कैट है वो भूखी ना होती, अगर वो भूखी ना होती तो क्या होता, वो कोशिश ही नहीं करती। तो यहाँ पे हंगर क्या है, मोटिवेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई है, यहाँ पे थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वही यही बोलती है कि जो मोटिवेशन है वो ज़रूरी है लर्निंग के लिए, और लर्निंग मल्टीपल रैंडम अटेम्प्ट्स की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, मल्टीपल रैंडम अटेम्प्ट्स की वजह से होगी। एरर को जब एलिमिनेट कर दिया जाएगा तब होगी, ठीक है, ग्रेजुअल होगी, और एरर के को एलिमिनेट करने की वजह से होगी, और जब हम करेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लेंगे तब लर्निंग होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है उन्होंने लर्निंग के लॉज दिए हैं। पहले है प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ में 3 लॉज आते हैं उनके, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। इनको समझते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि जब हम रेडी होते हैं सीखने के लिए, अगर किसी लर्नर का इंटरेस्ट है, लर्निंग में इंटरेस्ट है, वो क्यूरियस है, या उसकी वो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस है मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, ध्यान लगा रहा है, तो बेटर लर्निंग होगी, है ना। जब लर्नर फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होगा, फिजिकली एंड मेंटली अगर लर्नर प्रेजेंट होगा तो लर्निंग क्या होगी, लर्निंग क्या होगी, बेस्ट लर्निंग होगी। अगर लर्नर रेडी है तो लर्निंग क्या होगी, सेटिस्फैक्ट्री होगी। क्या होगी लर्निंग, सेटिस्फैक्ट्री लर्निंग होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अगर अटेंटिव हैं तो वो क्या कर पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि प्रैक्टिस करवाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चा करेगा, जितना बार यूज़ करेगा, उतना ही वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 चीज़ें निकल के आती हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। अगर कोई रिपीट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी मेथड को, किसी भी प्रैक्टिस को, तो वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रही है वो लर्निंग। अगर डिसयूज़ कर रहा है, अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देता है तो लर्निंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे होमवर्क देते हैं हम, ड्रिल वर्क करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, तो वो लॉ ऑफ यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है ना। डेली प्रैक्टिस है जैसे मैथ्स की, लैंग्वेज की, साइंस की। और अगर हम बीच में प्रैक्टिस करवाना छोड़ देते हैं, जैसे बच्चों को गर्मी की छुट्टी होगी, विंटर वैकेशन होगी, है ना, तो उस टाइम पे बच्चों का जो एक्सरसाइज है वो नहीं देते और बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली काम करते हैं, कभी नहीं करते, तो क्या होता है, वो भूल जाते हैं कंसेप्ट। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या बोलता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी लर्निंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई काम किया या मैंने कोई लर्निंग करी, अगर वो सेटिस्फाइंग है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है ना, अगर वो मेरे को सेटिस्फेक्शन की फीलिंग दे रही है, तो वो लर्निंग क्या है, मैं उसको बार बार करने की कोशिश करूँगी। तो सेटिस्फेक्शन किस वजह से आएगा, वो 2 चीज़ों से आ सकता है, या तो रिवार्ड से आ सकता है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, या तो रिवार्ड से आ सकता है कि रिवार्ड मिलेंगे मेरे को, प्राइज़ मिलेंगे या प्रेज मिलेगी, या मेरे लिए क्लैप करेगी, क्लैपिंग होगी, तो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी लर्निंग, मेरा मन करेगा पढ़ने का, है ना, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का, अचीव करने का, तो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी लर्निंग। बट अगर मेरे को पनिशमेंट मिल रही है, या फिर मेरे को, मैं कितना भी परफॉर्म कर लूँ, मेरे को प्रेज़ नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा मेरा रिस्पॉन्स, मतलब मेरी लर्निंग डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जो किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। तो ये 5 लॉ हैं, इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से लॉज हैं। सबसे पहले आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सेकेंड आता है लॉ, यहाँ पे सेकेंड आता है रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी या लॉ ऑफ एनालॉजी। फिर एक आता है यहाँ पे एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक आता है पार्शियल एक्टिविटी का लॉ, एक आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 कैसे हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, सेट एटीट्यूड, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग और पार्शियल एक्टिविटी, यही होती है। ठीक है, ये नहीं होता। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या बोलता है कि लर्नर बहुत सारे रिस्पॉन्स ट्राई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का क्वेश्चन है और वो बहुत सारे तरीक़ों से सोल्व हो सकता है, तो मैं इसको कई सारे तरीक़ों से सोल्व करने की कोशिश करूँगी जो भी मेरे को आते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स जनरेट करूँगी, है ना, जब तक कि मेरा वो सोल्व नहीं हो जाता, जब तक कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल जाती। इसी तरह हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, है ना, पर सारी सक्सेसफुल थोड़ी ना होती है, कोई एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल होती है। तो यही बोला गया है कि जब भी स्टिमुलस आएगा तो बहुत सारे रिस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे यहाँ पे कैट थी, कैट भूखी थी और उसको क्या दिख रहा था बाहर, उसको दिख रहा था बाहर फिश, है ना, जो कि उसका मोटिवेशन था, है ना। तो क्या थी, उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स शो किए, उछल कूद की, कहीं पे पंजा मारा, कहीं पे वो म्याऊं म्याऊं करने लगी, है ना, वो बहुत सारे रिस्पॉन्स जनरेट कर रही थी।
पर उसका एक ही सक्सेसफुल हुआ जब उसका क्या जो हाथ है वो किस पे लग गया या पंजा उसका किस पे लग गया, लेवर पे लग गया। तो वो एक मल्टीपल रिस्पॉन्स में थे, एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स था, है ना, जिसकी वजह से लर्निंग हो पाई। तो बहुत सारे रिस्पॉन्स शो करता है लर्नर। नेक्स्ट है सेट एंड एटीट्यूड। सेट, लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड क्या बोलता है कि हमारा लर्नर जो है उसके एटीट्यूड या उसकी पहले से लर्निंग क्या है, उसका माइंड सेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी लर्निंग कैसी होगी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी ये बोलता है कि जब हम भी नई प्रॉब्लम जब भी हम सोल्व करते हैं तो हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पे करते हैं, पहले से हमें क्या आता है उसके बेसिस पे हम नई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या बोलती है कि जो रिस्पॉन्स है वो एक स्टिमुलस से अनदर स्टिमुलस की तरफ आसानी से शिफ्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की तरफ आसानी से रिस्पॉन्स शिफ्ट हो सकता है। पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का बात यह है कि जो लर्नर्स होते हैं वो लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो लर्निंग हो पाती है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट का मतलब यही है कि हमें वो ऐसा एटमोसफेयर अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन अवेलेबल होना चाहिए, लर्निंग के लिए जो भी एस्पेक्ट चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम लर्निंग कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे, अच्छा अब हमने यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात नहीं की। किसकी बात नहीं की, हमने सिर्फ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने थ्योरी दी, हमने लॉज के बारे में पढ़ लिया कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लॉ दिए, पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि भाई जब हम एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए। लॉ ऑफ प्रैक्टिस हमें ये बोलता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग होती है। रिवार्ड देना चाहिए, रिवार्ड के बारे में बात की गई है, रिवार्ड देना चाहिए ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें बढ़ाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आसान चीज़ें पढ़ाओ फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाओ, और नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिमूव कर दो, है ना। और बच्चे को जैसे यहाँ पे कैट को फिश प्रोवाइड की गई थी एज अ मोटिवेशन, तो बच्चे को मोटिवेशन प्रोवाइड करो ताकि बच्चे जल्दी सीखें। नेक्स्ट है हमारे पास स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर की बात करते हैं। बीएफ स्किनर भी क्या थे, हमारे बिहेवियरिस्ट थे, और इनकी फील्ड क्या थी जिसमें इन्होंने काम किया, लर्निंग पे और बिहेवियर पे काम किया। इनका मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया था कि जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर वो शेप्ड किया जा सकता है, मतलब शेप्ड कह रही मैं, शेप किया जा सकता है, मतलब शिफ्ट किया जा सकता है, और किसके थ्रू, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। मतलब मैं कोई एक्शन करती हूँ किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो मेरे जो एक्शंस हैं वो डिफाइन करेंगे कि मेरा बिहेवियर कैसे मतलब शेप होगा। तो जैसे पेवलोव किस पे फोकस करते हैं, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस पे, जैसे सलाइवा का रिलीज होना इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है। क्या है, इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक है, सलाइवा का सिक्रेट होना, क्योंकि वो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होता, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होता है। पर जो स्किनर होते हैं ना, स्किनर फोकस करते हैं वॉलेंट्री बिहेवियर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करते हैं, वॉलेंट्री बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं स्किनर। तो समझते हैं कि भाई यहाँ पे स्किनर क्या बात करते हैं, क्या कैसे वो लर्निंग देते हैं, ठीक है। तो स्किनर ने यहाँ पे बोला कि जो बिहेवियर है वो शेप किया जाता है या मेंटेन किया जाता है बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर उनके की कंसेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ देखो, स्किनर ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर बॉक्स पे, ठीक है। स्किनर बॉक्स लिया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए रैट लिया था और पीजन लिए थे। पीजन के लिए उन्होंने यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड्स को उठाना था पीजन को, ठीक है। रेड को क्या करना था, वही जैसे यहाँ पे बिल्ली को करना था, लेवर को प्रेस करना था ताकि दरवाज़ा मतलब लेवर प्रेस हो जाए और वहाँ पे एक डिस्पोजेबल फूड डिस्पेंसर था जिससे खाना आ जाता था, ठीक है। तो उसमें एक लेवर बटन था, मतलब स्किनर के बॉक्स में एक फूड डिस्पेंसर था। जैसे ही रेड यहाँ पे लेवर को प्रेस करेगा, फूड डिस्पेंसर से क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। लाइट और साउंड थी और एक शॉक ग्रेड भी था कि अगर जो रेड है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, लर्निंग को अवॉइड कर रहा है, तो वहाँ पे उसको करंट से शॉक दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में रेड जो है वो क्या करता है, रैंडमली मूव करता है,
रैंडमली मूव करता है और गलती से वो लेवर को टच कर देता है। टच करता है किसको? लेवर को गलती से टच कर देता है ना, जिससे क्या होता है, फूड डिस्पेंसर से एकदम से फूड आ जाता है और खाना खा लेता है मतलब रैट। नेक्स्ट टाइम रैट क्या करता है, और जल्दी मतलब लेवर को प्रेस कर देता है, और धीरे धीरे ऐसा करते करते जो ये बिहेवियर है लेवर को प्रेस करने वाला, ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है ना, और जल्दी होने लग जाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि जैसे लेवर प्रेस करूँगा फूड आ जाएगा। तो उसका जो बिहेवियर होता है यहाँ पे, वो बिहेवियर क्या है, लेवर को प्रेस करना। उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, फूड का आना। उस कॉन्सिक्वेंस से मतलब फूड के आने से एक लर्निंग हो रही है। लर्निंग क्या हो रही है, वो सीख रहा है कि मेरे को क्या करना है, लेवर को प्रेस करना है। ठीक है, ये सीख रहा है। तो यहाँ पे ये जो फूड मिलना है, कॉन्सिक्वेंसेज है जो ये फूड का मिलना है, ये क्या किसका काम कर रहा है, रिवार्ड का काम कर रहा है। और इस रिवार्ड की वजह से जो रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर है कि लेवर का प्रेस करना, वो क्या हो रहा है, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके चांसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे किस किस चीज़ों की, कौन कौन से की कंसेप्ट की बात की गई है यहाँ पे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेंट बिहेवियर की। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर डेट ऑपरेट्स ऑन द इन्वायरमेंट। वो जो किसकी बेसिस पे होता है, इन्वायरमेंट के बेसिस पे ऑपरेट करता है। और ये कैसा बिहेवियर होता है, वॉलंटरी बिहेवियर होता है। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया, लेवर को प्रेस करना हो गया, है ना। जैसे बच्चे हाथ उठा लेते हैं, तो ये इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चे हाथ उठाएंगे, है ना। बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से, कि भाई मतलब उनको जॉब लेनी है, या फिर उनके पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, टीचर गुस्सा कर रहे हैं, है ना। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, रीइंफोर्समेंट इंक्रीज कर देती है इस बिहेवियर को। जैसे पढ़ना एक बिहेवियर है, पर इसको ना इंक्रीज कौन करेगा, जैसे टीचर उसको प्रेज कर रही है बच्चे को, या प्राइज दे रही है अच्छे मार्क्स आने पे, या पेरेंट्स उसको कोई गिफ्ट ला के दे रहे हैं, तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। और बच्चे का जो बिहेवियर है, जैसे पढ़ना एक बिहेवियर है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लेवर प्रेस करने के बाद फूड डिस्पेंसर से फूड आ रहा था, तो उसकी वजह से एक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है रैट को, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है, लेवर प्रेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना। पनिशमेंट का मतलब क्या है, बिहेवियर का डिक्रीज होना, है ना। तो ये प्रेफर नहीं किया था स्किनर ने, क्योंकि ये एक फियर जनरेट करता है, ना कि एक मतलब लर्निंग। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात की गई है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट नहीं है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब है कि हम किसी प्लीजेंट अनप्लीजेंट, मतलब हम किसी अनप्लीजेंट चीज़ को तो रिमूव कर रहे हैं, पर कोई पॉजिटिव चीज़ भी नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि टीचर बच्चों को स्कोल्ड करना बंद कर दे, है ना। जब बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं तो बच्चे को स्कोल्ड करना टीचर बंद कर देता है। ठीक है, वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, किसी को रिवार्ड देना, किसी को प्रेज करना, उसकी तारीफ़ करना, या जैसे टीचर गुड देता है हैंड राइटिंग पे, है ना, प्राइज़ देते हैं जब बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसकी वजह से उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, उनकी अचीवमेंट करने की मतलब जो इच्छा है वो बढ़ेगी, मतलब अचीव करने की अपना गोल, या फिर बोले तो उनकी स्टडिंग हैबिट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, या स्टडिंग आवर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा बिहेवियर, इंक्रीज इन बिहेवियर होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से डिक्रीज होगा बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा बिहेवियर, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, जब हम क्या करते हैं, अब रीइंफोर्समेंट के अगेंस्ट है पनिशमेंट। जैसे बच्चे को बाहर भेज दिया, एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, या फिर बच्चे को हमने होमवर्क के लिए डांटा, या उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया, तो पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी क्या होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, नेगेटिव पनिशमेंट होती है। जब हम किसी अनप्लीजेंट चीज़ को ऐड करते हैं तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। जैसे एक्स्ट्रा वर्क देना, एक्स्ट्रा वर्क देना एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, या स्कोल्ड करना बच्चे को क्या है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है जब हम उससे कोई उसकी प्लीजेंट चीज़ को छीन लें, प्लीजेंट चीज, टेक अवे समथिंग प्लीजेंट, समथिंग प्लीजेंट जो बच्चे को खुशी दे रहा है वो उससे छीन लिया जाए। जैसे मोबाइल बच्चे ज़्यादा चला रहे हैं, है ना, तो उससे मोबाइल छीन लिया, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है ना। इन दोनों ही चीज़ों से क्या होता है, इन दोनों ही चीज़ों से बिहेवियर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब शेपिंग की बात करते हैं। यहाँ पे स्किनर शेपिंग की बात करते हैं कि
मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, शेपिंग का मतलब क्या है कि भाई जब बार 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 वो सेम स्टेप होगा, रीइंफोर्स किया जाएगा, है ना, तो वो फाइनल बिहेवियर की तरफ जाएगा और क्या होगा, क्या होगा, वो स्किल सीख जाएगा। जैसे यहाँ पे रैट है, रैट बार बार वो चीज़ करके लेवर को प्रेस करना सीख जाता है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब हम किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं तो वो डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा लर्नर है वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स को भी धीरे धीरे सीख जाता है ना। तो जैसे हम चाइल्ड को, छोटे से बच्चे को क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हम राइटिंग सिखा रहे हैं किसी छोटे से बच्चे को, तो पहले हम उसको लाइंस सिखाते हैं, लाइंस लगाना, फिर उसको कर्व्स लगाना सिखाते हैं, फिर उसको डॉट्स के ऊपर लेटर्स लिखना सिखाते हैं। पहले डॉट्स पे लिखता है, फिर लेटर लिखना सीखता है, फिर वो वर्ड सीखता है। तो ये क्या है, हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं बिहेवियर को, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड जो हमारा आउटकम है, मतलब राइटिंग सीख जाता है बच्चा, इसको बोलते हैं शेपिंग। ठीक है। अब शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं, स्किनर ने दो कैटेगरीज यहाँ पे मतलब दी है, दो कैटेगरीज दी हैं किसकी, रीइंफोर्समेंट की, शेड्यूल से रिलेटेड। मतलब कि कितने कितने शेड्यूल में देना चाहिए, किस शेड्यूल से हमें रीइंफोर्स करना चाहिए बच्चे को। कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट और इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है, लगातार हम दे ही जा रहे हैं। बच्चा गुड हैंड राइटिंग करके आया, लगातार हम गुड दे रहे हैं या प्रेज कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। हर अच्छे बिहेवियर के लिए हम हर बार क्या कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट हो गया। रीइंफोर्समेंट आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, गुड फॉर इनिशियल लर्निंग, स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए ये क्या होती है, सही होती है। बिहेवियर एक्सटिंग्विशेस क्विकली व्हेन रीइंफोर्समेंट स्टॉप। पर जब हम कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्स करते हैं पर एक दिन नहीं किया, तो तभी लर्निंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बिहेवियर वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। इसमें फास्ट लर्निंग होती है और फास्ट एक्सटिंक्ट होता है। फास्ट लर्निंग होती है और जल्दी ही लर्निंग फास्टली ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है। पार्शियल में क्या होता है, इंटरमिटेंट देते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, हम कुछ टाइम इंटरवल के गैप से देते हैं रीइंफोर्समेंट। जैसे हमें रिवार्ड देना है या प्रेज करना है, तो उसके बीच में कोई टाइम पीरियड होगा। जैसे मान लो 10 दिन तक वो लगातार होमवर्क करके लेके आएगा, तब मैं उसको प्रेज करूँगी, तो वो इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। अब जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो 4 टाइप की होती है। एक फिक्स्ड रेशो से होती है ना, एक होती है हमारी वेरिएबल रेशो से, एक होती है हमारी फिक्स्ड इंटरवल, और एक हमारी होती है वेरिएबल इंटरवल। तो फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। तो सबसे पहले फिक्स्ड रेशो की बात करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रेशो की बात करते हैं। फिक्स्ड रेशो आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद, जैसे 10 टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए तो मैं उसको एक चॉकलेट दूंगी या कोई प्राइज़ दूंगी, है ना। तो वो क्या है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद 10 प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे तो मैं एक रिवार्ड दूंगी, है ना। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। ठीक है। वेरिएबल रेशो का मतलब क्या होता है कि कभी मैं उसको रीइंफोर्स कर रही हूँ, कभी उसके अच्छे मार्क्स आए तो मैं चॉकलेट दे रही हूँ, कभी नहीं आए तो मैं नहीं दे रही हूँ। तो बच्चे को ये लगेगा कि कभी भी मेरे को चॉकलेट मिल सकती है, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो जो वेरिएबल रेशो वाली रीइंफोर्समेंट होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जैसे हम जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं, तो गैम्बलिंग में कभी जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। तो इसमें क्या है, वेरिएबल रेशो होगा, है ना। रीइंफोर्समेंट क्या मिल रहा है, जीतना, पैसे मिलने, तो वो क्या है, हमारा वेरिएबल रेशो से रीइंफोर्समेंट हो रही है। तो इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं लर्निंग के, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिक्स्ड इंटरवल। रीइंफोर्समेंट आफ्टर फिक्स्ड टाइम के बाद जब हम दें, जैसे वीकली टेस्ट होगा तो स्टूडेंट टेस्ट से पहले पढ़ेंगे तो रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टाइम अप्रोच करेगा वैसे ही बच्चे ज़्यादा पढ़ना लगेंगे। वेरिएबल इंटरवल क्या है, रीइंफोर्समेंट आफ्टर वेरिंग टाइम, अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे टीचर सरप्राइज टेस्ट दे देता है, तो इससे क्या होता है, स्लो होती है लर्निंग और स्टडी रिस्पॉन्स आता है, कोई चेंज नहीं होता है रिस्पॉन्स में, कई बार रिड्यूस ही होता है, नेगेटिव रिजल्ट ही आते हैं। ठीक है।
एप्लीकेशन इन एजुकेशन में बात करें तो गुड बिहेवियर को स्ट्रेंथ करने के लिए हम स्किनर की थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। टीचर मशीन्स को टीच करने के लिए, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोग्राम लर्निंग में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। मास्टरी ऑफ लर्निंग करवा सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ADHD वाले, अटेंशन डेफिशिएट जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम स्किनर की थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, हैबिट फॉर्मेशन के लिए हम इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है कोग्निटिविज्म। कोग्निटिविज्म से पहले हम बात करते हैं कि स्किनर की थ्योरी और पेवलोव की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। पेवलोव और स्किनर की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, पेवलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने क्या दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर ने क्या दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने क्या दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स बिहेवियर, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। ये वॉलेंट्री बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, वॉलेंट्री बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस दिया जाता है, एक फूड या जिससे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, सलाइवेशन होता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस से, उसने प्रेस किया लेवर, वो एक रिस्पॉन्स था जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिला, उसको फूड मिला, और फूड की वजह से क्या हुई, लर्निंग हुई। तो लर्निंग यहाँ पे पेवलोव के केस में लर्निंग जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है तब हो रही है। यहाँ पे लर्निंग थ्रू एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन किस किस के बीच में हो रही है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। यहाँ पे लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट हो रही है, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट कि यहाँ पे रिवार्ड मिल रहा है, फूड मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। यहाँ पे डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, यहाँ पे रैट पे एंड पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोग्निटिविज्म। कोग्निटिविज्म किस पे फोकस करता है, मेंटल प्रोसेसेस पे, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें हम लर्निंग करते हैं कि कैसे लर्नर सोचते हैं, है ना। हाउ लर्नर थिंक, हाउ दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, कैसे लर्नर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कैसे वो उसको स्टोर करते हैं और कैसे अपनी नॉलेज को रिट्रीव करते हैं। तो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो लर्निंग है वो एक इंटरनल मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग है। जो हमारी पहले से इन्फॉर्मेशन है उसको भी रीस्ट्रक्चर करते हैं हम जब नई इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर हम नई इन्फॉर्मेशन को फिट कर लेते हैं पहले वाली में। तो ये क्या है, हम अपनी मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जस्ट बिहेवियर चेंज नहीं है, ये मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग है। कौन, लर्निंग। कौन बात करता है इसकी, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। मेजर थ्योरीज इसमें क्या है, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ब्रूनर की कोग्निटिव या डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ओस्पेल की क्या आती है, ओस्पेल की आती है यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो जो हमारे जीन पियाजे हैं वो बात किस पे फोकस करते हैं, बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग इवोल्व विथ एज, कि धीरे धीरे एज के साथ उनकी थिंकिंग कैसे इवोल्व होती है, कैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं, कैसे वो इवोल्यूशन आता जाता है, उसमें इवोल्व होती जाती है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेंटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इन मेंटल स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे पियाजे क्या बोलते हैं, स्कीमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमास बोलते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे पियाजे, स्कीमास के बारे में बात करते हैं। स्कीमास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है ना। ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज, मतलब ये मेंटल फ्रेमवर्क है, मेंटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। चाइल्ड हैज़ ए स्कीमा, फॉर एग्जांपल चाइल्ड हैज़ ए स्कीमा फॉर डॉग। उसको पता है कि 4 टांगों वाला इतनी हाइट का एनिमल जिसके बाल भी होते हैं वो क्या होता है, डॉग होता है ना। अब उसको कुछ भी दिखेगा तो वो क्या करेगा, वो एक स्कीमा है, उसके माइंड में एक स्कीमा है। स्कीमा क्या है कि 4 टांगे होंगी, फरी होगी, भौंकेगा तो वो कुत्ता होगा। अब उसको वैसा लोमड़ी भी दिख जाए वैसी, है ना, उसको लोमड़ी भी दिखेगी तो वो क्या बोलेगा, डॉग है ना। तो ये स्कीमा क्या है, उसके अंदर डॉग का स्कीमा है, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर एक नॉलेज का स्कीमा है, मेंटल फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से वो डॉग को और लोमड़ी में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है।
एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिक्स करना। फिर हम उसको बता दें कि फोक्स अलग होती है, डॉग अलग होता है, इसमें ये फीचर होते हैं, उसकी जो पूंछ होती है वो सीधी होती है, कभी पीछे से बैंड नहीं होती है, और डॉग की मुड़ जाती है। तो ये एसिमिलेट कर रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है नई इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमास में। जैसे एक कैट को देख लिया और उसको डॉग बोल रहा है कि उसकी भी 4 टांगे, उसकी भी पूंछ है ना, उसके, तो वो कैट को डॉग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि डॉग थोड़ा बड़ा है और कैट थोड़ी साइज़ की छोटी है, बस वो दोनों सेम दिखते हैं। तो वो कैट को देख के क्या बोलता है, उसको डॉग बोलता है इनिशियली, स्टार्टिंग में, क्योंकि वो नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी में इंटीग्रेट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमास है उसको नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए चेंज कर देना। जैसे अब उसको समझ में आ गया कि कैट अलग है और डॉग अलग है, तो उसने नई इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट कर लिया है ना पुरानी इन्फॉर्मेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है, जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस आ जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, मतलब माइंड ग्रो करता है ना। बट जब नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं होती पुरानी इन्फॉर्मेशन में तो डिसइक्विलिब्रियम होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं यहाँ पे। तो और जब एडजस्ट कर जाता है तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे इन्हीं स्कीमास के बेसिस पे यहाँ पे पियाजे डिफरेंट स्टेजेस देते हैं अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी डिफरेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज आती है। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। ये बाय बर्थ से लेके, या फिर हम बोलेंगे जन्म से लेके, है ना, जन्म से लेके 2 साल तक चलती है। इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है जब छोटा बच्चा होता है तो वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, हाथों से टच करके, मुंह में लेके चीज़ें, है ना, वो सीखता है, अपने एक्शन से सीखता है, सेंसेस और एक्शंस के थ्रू चलता है इधर उधर, कोई ऑब्जेक्ट उठाने जाएगा, अपना टॉय उठाने जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे डेवलप होती है, जो ऑब्जेक्ट उसके पिकाबू जब हम बच्चे को करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये जो मेरे सामने नहीं है वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पापा ऑफिस गए हैं तो बट पापा एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस उसकी आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उसका टॉय को थोड़ा दूर करके रख देते हैं और बच्चा चल चल के उस टॉय तक जाता है, तो ये क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। दूसरों के एक्शंस को इमिटेट करता है बच्चा, हम खांसते हैं तो वो भी खांसता है ना, हम कहते हैं ना दादा कैसे खांसता है तो वो खांस के दिखाता है, इमिटेशन ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पे बच्चे की क्या क्या एबिलिटी होती है, उसकी टच करने की एबिलिटी होती है, देखने की, सक करने की, ग्रास्प करने की। यहाँ पे वो सिम्बलिकली नहीं सोच पाता, जैसे मैं उसको कहूँ कि कैट, तो कैट के बारे में नहीं सोच पाएगा, ठीक है। बिगिन्स टू अंडरस्टैंड कोज इफेक्ट एक्शन, मतलब अगर मैं उसको डांटूंगी मतलब तो उसको रोना है, मतलब उसको ये कोज इफेक्ट एक्शन रिलेशनशिप समझ में आ जाती है कि वो कुछ गलत करेगा तो मेरे को डांट मिलेगी या मम्मी गुस्सा होंगी, है ना, तो मतलब उसको कोज इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आ जाता है। स्टेज 2 होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से 7 साल के बच्चों के लिए चलती है। की फीचर्स क्या है, इसमें बच्चों की सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, बी फॉर बॉल बोलते हैं तो बच्चे रिलेट कर पाते हैं। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चे खुद को ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, वही सही है ना, ये बच्चे सोचते हैं। एनिमिज्म मतलब जो हमारे टॉयज़ हैं, या मान लो चेयर लग गई बच्चे को तो हम चेयर को मारते हैं कि इसको दर्द हुआ, तो वो क्या सोचते हैं कि निर्जीव चीज़ों में भी जान होती है, वो एनिज्म की फीलिंग रखते हैं। सेंट्रेशन की फीलिंग होती है। सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो बच्चा है उसको ना एक ही चीज़ का एक ही एस्पेक्ट समझ में आता है, वो अलग अलग चीज़ें नहीं कर पाता या समझ पाता, ठीक है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ समझ पाता है, एक ही फीचर पे वो फोकस कर पाएगा। कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो एक इतना लंबा गिलास है, एक इतना लंबा गिलास, एक छोटा गिलास है पर चौड़ा गिलास है, ब्रॉड है मतलब, और ये पतला है पर मतलब इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम है और ये हाइट में ज़्यादा है, और एक इतना है, और दोनों में मान लो मैंने ½ लीटर यहाँ पे क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो बच्चे को लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा वाटर है, इसके अंदर कम है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं आती उनको, ये चीज़ वो फोकस नहीं कर पाते कि भाई जो हाइट है वो उस यहाँ पे वो सिर्फ हाइट पे फोकस कर रहा है, विड्थ पे फोकस नहीं कर रहा है ना, तो उसका ये जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर पाते।
ठीक है, मास का, रियलिटी का, जो नंबर का, वॉल्यूम का, ये सब चीज़ें वो नहीं समझ पाते। ई रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि उसको रिवर्स काउंटिंग नहीं आएंगी। जैसे मान लो उसको मैं बोलूँ कि 2 + 5 मतलब 2 + 5 कितने होते हैं 7, और मैं उसको बोलूँ 7 - 2 कितने होते हैं 5, तो ये चीज़ वो नहीं समझ पाता। ये चीज़ तो समझ ली उसने, पर ये चीज़ समझने में उसको टाइम लग जाता है। ई रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उनको बहुत लेट आता है। स्टेज थर्ड होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर्स की एज में ये आती है। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बट ओनली फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही वो लॉजिकली सोच पाता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच पाता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसमें उसको इमेजिन करना पड़े, मान के चलना पड़े किसी चीज़ को, तो उसमें वो नहीं सोच पाता, पर लॉजिकली सोच पाता है। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल आ जाता है, वो मास, वॉल्यूम, है ना, इन सब चीज़ों को समझने लग जाता है। डिसेंट्रेशन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे सकता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कि 7 - 5 = 2 होते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, जैसे मेटल नॉन मेटल्स में, मेटल्स नॉन मेटल्स में, है ना। इस तरह से वो क्लासीफाई करने लग जाता है ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ को। सीरिएशन मतलब सीरीज़ में लगाने लग जाता है, जैसे हम उनको यहाँ पे चढ़ता क्रम उतरता क्रम वाली चीज़ें सिखाते हैं मैथ्स में, है ना। चाइल्ड की एबिलिटी क्या है, वो कोज इफेक्ट लॉजिकली समझने लग जाता है, उसकी बेटर हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब वो ईगो सेंट्रिक नहीं होता, वो दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझने लग जाता है। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 to 15 ईयर्स होती है और एडल्टहुड में भी चलती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब यहाँ पे इमेजिनेशन आ गया, बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिंग करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस बिल्ड कर सकते हैं, है ना। और वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, कोई रूल्स होंगे, उससे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग दे सकते हैं, मेटा कोग्निशन उनके अंदर आ जाता है। यहाँ पे बच्चा समझ सकता है जस्टिस क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, मोरलिटी क्या है, फिलोसफी क्या है ना। और वो फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकता है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है पियाजे की थ्योरी की, लर्निंग इज़ एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि जो हमारे लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, ना कि पैसिवली, क्योंकि वो खुद की नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। रेडीनेस इज़ इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे का फिजिकली मेंटली बच्चा रेडी होगा, अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लर्निंग की तरफ, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। ये डिस्कवरी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कंक्रीट मटेरियल का यूज़ करो यंग लर्नर्स के लिए, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं सोच पाते। सोशल इंटरेक्शन बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। रूट मेमोराइजेशन की बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा खुद की नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे। नेक्स्ट है हमारे पास कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ऊपर वह काम किया और उसको एक्सटेंड किया, और फिर एक थ्योरी प्रपोज की डिफरेंट स्टेजेस में, जो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे मोरल रीजनिंग डेवलप होती है। जैसे पियाजे सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करते थे कि हमारी माइंड कैसे डेवलप होता है थ्रू विद एज, कैसे इवॉल्व होता है। बट यहाँ पे जो कोलबर्ग हैं, वो मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, इस चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो यहाँ पे अपनी थ्योरी देते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। उनकी थ्योरी यहाँ पे हिंज डायलेमा के ऊपर बेस्ड थी, जो मोरल डायलेमा था कि वो अपनी वाइफ को बचाए या मेडिसिन चोरी करे। द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, नोट द डिसीजन इटसेल्फ, उसके पीछे जो रीजनिंग है उसके ऊपर ये बेस्ड थी, ना कि डिसीजन के ऊपर। डेवलपमेंट ओक्योर्स इन स्टेजेस, की जो डेवलपमेंट है, कौन सी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है, यूनिवर्सल होती है, और वो सिक्वेंशियल मैनर में होती है। पहले सिक्वेंस फॉलो होता है उसका, पहले कौन सी डेवलप होगी, फिर कौन सी डेवलप होगी मोरल डेवलपमेंट के केस में। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कोलबर्ग की थ्योरी का, कि जो मोरलिटी है वो डेवलप होती है 6 स्टेजेस में, और उन 6 स्टेजेस को 3 लेवल में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, मूवमेंट जो होती है वो सिक्वेंसल होती है, और उसमें कोई भी चीज़ मतलब मोरल डेवलपमेंट स्किप नहीं होती बीच में। एवरीवन मूव्स थ्रू लेवल्स इन सेम ऑर्डर में सब मूव करते हैं, बट नॉट एवरीवन रीच लेवल 3, सब थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच पाते, बट सब सेम लेवल से गुजरते हैं। ये रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ना कि बिहेवियर के ऊपर। मतलब जब हम मोरली सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमने क्या डिसीजन लिया। ठीक है, तो इनके 3 लेवल है। पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल, और दूसरा होता है कन्वेंशनल, और
सॉरी तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, ये 4 साल की एज से लेके 10 साल की एज तक चलती है। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी एज 4 से लेके 10 ईयर्स तक चलती है। यहाँ पे जो मोरलिटी है वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। बच्चा यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है और रिवार्ड लेना चाहता है। ठीक है, उसको अभी तक वैल्यूज़ का समझ में नहीं आया कि वैल्यू क्या होती है ना, उसको खुद की उसकी रीजनिंग नहीं बन पाई है, खुद के उसके विचार नहीं बन पाए हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना, कि पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड उसके खुद के कोई विचार नहीं बन पाए हैं। बस वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है, खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो मोरल बिहेव करता है और उसको ना इनाम चाहिए, प्रेज चाहिए, है ना, दूसरों से तारीफ चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, मोरलिटी को फोकस करता है। तो इसमें 2 स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज होती है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। आई मस्ट ओबे बिकॉज आई विल बी पनिश्ड इफ़ आई डोंट। तो बच्चा यहाँ पे पनिशमेंट को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है, मेरे को इसलिए ओबे करनी चाहिए कोई भी चीज़, नहीं अगर नहीं करूँगा तो पनिश हो जाऊँगा। जैसे मम्मा बाहर गई हैं और वो बोल के गई हैं कि कुकीज़ नहीं खानी, तो मैं कुकीज़ नहीं खाऊंगा अदरवाइज मम्मा मारेगी। ठीक है, तो ये क्या है, वो इसलिए ओबे कर रहा है क्योंकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पे क्या सोच रहा है कि जितने भी रूल बने होते हैं वो ओबे करने के लिए बने होते हैं ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले। तो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट क्या हो रही है बच्चे की, कि वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और इमोरल क्या हो रही है कि डिसओबेइंग अथॉरिटी। ठीक है, इमोरल वो मानता है कि अगर मैं मतलब किसी भी सुपीरियर पर्सन को मैं डिसओबे करूँगा तो मैं इमोरल हूँ, और अगर मैं उसके ऑर्डर मान रहा हूँ तो मैं मोरल हूँ, है ना। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड डज होमवर्क टू अवॉइड स्कोल्डिंग, है ना, स्कोल्डिंग को अवॉइड करने के लिए वो होमवर्क करता है कि पेरेंट्स ना डांटे या टीचर ना डांटे। इफ़ आई स्टील, अगर मैं चुराऊंगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, सो आई वुडंट स्टील। उसको ये नहीं समझ में आता क्यों नहीं चुराना चाहिए, उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं नहीं चुराऊंगा तो मतलब मैं मोरल इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ और मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर मैं चुराऊंगा तो मैं बुरा इंसान हूँ और मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चे में क्या होता है, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर होता है, वो खुद को अच्छा समझता है ना, इसलिए वो अच्छे दूसरों को ओबे करता है। ब्लाइंड ओबीडेंस शो करता है, उसको समझ में नहीं आता, रीज़न समझ में नहीं आता, उसकी रेशनल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है, उसको खुद के विचार नहीं है उसके कि क्यों मेरे को स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों मेरे को फॉलो करना है, वो सिर्फ फॉलो करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। तो उसकी कोई इंटरनल मोरलिटी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप नहीं हो पाया उसके अंदर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल, स्टेज 2 आती है इसमें, हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज में स्टेज 2 आती है, जिसको हम रिवार्ड ओरिएंटेशन बोलते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल जो ओरिएंटेशन है वो हमारी यहाँ पे नहीं आएगी, वो हमारी जो यहाँ पे थर्ड स्टेज होगी वो होगी। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, रिवार्ड ओरिएंटेशन। रिवार्ड ओरिएंटेशन का मतलब है जैसा तुम मेरे साथ करेगा मैं वैसे तेरे साथ करूँगी, मतलब तुम मेरे साथ अपने टॉयस के साथ खेलोगे तो मैं भी अपने टॉयस तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। यू हेल्प मी आई हेल्प यू। ठीक है, चिल्ड्रन एक्ट मोरली व्हेन इट इज़ बेनिफिट्स दैम, जब उनको बेनिफिट देता है या जब उनको रिवार्ड मिलता है, जब उनको फ़ायदा होता है तभी वो उसको मोरली एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मोरलिटी का मतलब एक्सचेंज सिस्टम, कि तुम अदला बदली करना, यहाँ पे मोरलिटी है। वो उस चीज़ को सही मानते हैं जो सेम उसके साथ करें। अगर पेरेंट्स मेरे से प्यार से बोल रहे हैं मैं उससे प्यार से बोलूँगा, वो मेरे पर गुस्सा कर रहा है मैं भी उसके ऊपर गुस्सा करूँगी। ठीक है, तो वो टाइप का कंसेप्ट है। तो मोरलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज सिस्टम। वट इज़ इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे रिवार्ड पे फोकस किया जाता है, ना कि पनिशमेंट पे। एग्जाम्पल है, एक बच्चा पेंसिल शेयर करता है ये एक्सपेक्ट करके बाद में वो मेरे साथ भी पेंसिल शेयर करेगा, आई विल हेल्प यू बिकॉज यू विल हेल्प मी। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअलिज्म की स्टेज, है ना। यहाँ पे एक्सचेंज की पॉलिसी फॉलो करती है बच्चे। रेसिप्रोसिटी आती है बट विद सेल्फ इंटरेस्ट। रेसिप्रोसिटी, मैं तेरे को रेसिप्रेट करूँगा, तू कोई काम कर रही है मेरे लिए मैं तेरे लिए काम करूँगा, तो रेसिप्रोसिटी आती है, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, मेरे को उसमें कुछ प्लेजर मिलना चाहिए, या मैं वो चीज़ मेरे को चाहिए हो तभी मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं।
लेवल 2 आता है कन्वेंशनल मोरलिटी, ये 10 साल से 15 साल की एज में होता है। यहाँ पे जो मोरलिटी होती है वो सोशल नॉर्म्स, सोशल विचारधारा के ऊपर बेस्ड होती है, और मैं क्या चाहता हूँ उसके ऊपर होती है, और सोशली मेरे को अप्रूव किया जाए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, है ना, इसलिए मैं सोसाइटी के रूल फॉलो कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है। तो ये आती है यहाँ पे थर्ड स्टेज, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्या आती है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जिसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोला जाता है, कि आई वांट टू बी ए गुड चाइल्ड इन द आई ऑफ अदर्स, मतलब वो सोशली अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ गुड चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे मोरल बिहेवियर का मतलब क्या है, दूसरों का अप्रूवल सीख करना, दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड है मेरा मोरल बिहेवियर, तब मैं बोलूँगी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चे क्या चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं वांट टू बी लाइक्ड, कि उनको सब पसंद करें। कंसर्न अबाउट इंटेंशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, वो यहाँ पे सोचते हैं कि दूसरों का क्या इंटेंशन है, वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, या उनकी क्या फीलिंग है, मैं ऐसा कर दूंगा तो वो क्या सोचेंगे, है ना। यहाँ पे मोरलिटी का मतलब है दूसरों को खुश करना, व्हाट प्लीज अदर्स, वही करना जो दूसरों को खुश करे। एग्जाम्पल क्या है, चाइल्ड बिहेव्स पोलाइटली, पोलाइटली बिहेव करता है क्योंकि जो टीचर पेरेंट है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए वो पोलाइटली बिहेव करता है। जैसे फ्रेंड्स की हेल्प करता है ताकि बच्चे उसको फ्रेंड बनाए, है ना, एक ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। आल्सो नोन एज इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन, है ना, कॉन्कॉर्डेंस इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस। स्पेशल अप्रूवल स्टेज होती, सोशल अप्रूवल स्टेज होती है, सोशली अप्रूवल चाहता है यहाँ पे बच्चा, इसलिए वो इस ओरिएंटेशन को शो करता है। स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब कि हमें रूल होते हैं, रूल तोड़ नहीं सकते, जैसे ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ नहीं सकते, जो तोड़ रहे हैं वो गलत है ना। सोसाइटी स्मूथली चलनी चाहिए, हम किसी भी कानून को नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे मोरलिटी का मतलब क्या होता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड रूल्स, हमें सुपीरियर पावर की या गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा ऐसा मानता है कि अगर हम सोसाइटी को स्टेबल रखना चाहते हैं, स्मूथली चलाना चाहते हैं, तो हमें लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक सिटीजन फॉलो करता है ट्रैफिक रूल्स इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, कोई भी नहीं देख रहा तब भी, तो ये किसको शो करता है कि वो सोशल ऑर्डर को ये सुपीरियर मान रहा है, उसी को मोरलिटी मान रहा है। स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इससे क्या है, कानून टूटता है, तो वो कानून को सुपीरियर मान रहा है। इसी स्टेज में रहते हैं बहुत बार बहुत सारे एडल्ट, 4th स्टेज में ही रहते हैं, वो 5th और 6th स्टेज में नहीं जा पाते, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पे लेवल है मोरल डेवलपमेंट का, वह पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, जो 16+ के जो भी लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके अंदर डेवलप होती है। यहाँ पे जो मोरलिटी है वो इंटरनल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, कि मैं किस चीज़ को सही मान रही हूँ, है ना। तो इसमें 2 स्टेज आती हैं, पहले आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉज, जो कानून है वो इम्पोर्टेंट है, बट अगर इससे इनको तोड़ने से किसी की भलाई हो रही है, ग्रेटर गुड हो रहा है, और भी अच्छा कुछ काम हो रहा है, तो इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे लॉ एग्जिस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, कि कानून इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि लोगों का भला हो सके, बट अगर कानून तोड़ने से किसी का भला हो रहा है तो उस कानून को तोड़ देना चाहिए, ऐसा माना जाता है इस स्टेज में। इफ़ लॉ इज़ अनजस्ट कैन बी चेंज्ड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, लोकतांत्रिक तरीकों से उसको चेंज कर देना चाहिए अगर कानून अनजस्टिफाइड है। राइट और इक्वलिटी मैटर करते हैं, हमारा अधिकार और इक्वलिटी मैटर करते हैं, ना कि कानून। एग्जाम्पल है सिविल राइट्स मूवमेंट को सपोर्ट करना, एडवोकेट फॉर चेंजेस इन अनफेयर लॉज में चेंज लाने के लिए एडवोकेट का सहारा लेना। यहाँ पे मोरल डिसीजन यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि लॉ जो कानून बने हैं वो यूटिलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है या नहीं है, लोगों के वेलफेयर पे, उनकी भलाई पे ध्यान दिया जाता है, जस्टिस पे ध्यान दिया जाता है, और ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। 6th और लास्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, है ना। आई फॉलो इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स इवन इफ लॉ अपोज देम, मैं अपने अंदर के प्रिंसिपल्स को, मेरे खुद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँगा चाहे वो कानून के अगेंस्ट हों, है ना। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिविजुअल की खुद की मोरलिटी बड़ी होती है सोशल सोसाइटी के या गवर्नमेंट के अथॉरिटी के कानूनों से। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, यूनिवर्सल एथिक्स के ऊपर। यूनिवर्सल एथिक्स क्या है, न्याय,
इक्वलिटी, समानता, ह्यूमन डिग्निटी और नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर बेस्ड है, जिसको रेयरली अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जैसे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें, है ना, ये इन्होंने तब भी अपनी कॉन्शियस को फॉलो किया जब इनको पनिश किया जा रहा था। तो ये हायर लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। अब देखते हैं, देखो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है। पहली स्टेज आती है हमारे पास, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आती है। पहली होती है पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए बच्चे कानून फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं अथॉरिटी को। और इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट में अपने बेनिफिट को देखते हैं कि तुम मेरे साथ अपने टॉय शेयर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना टॉय शेयर करूंगा। कन्वेंशनल लेवल की भी 2 स्टेज होती है, गुड गर्ल गुड बॉय। यहाँ पे सोशल अप्रूवल के लिए बच्चा काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे लॉ को सर्वोपरि मानते हैं बच्चे। पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट के लिए होना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। पोस्ट कन्वेंशनल में खुद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो जस्टिस, नॉन वायलेंस, इक्वलिटी और ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होते हैं। की फीचर्स ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, ये यूनिवर्सल स्टेज है, सभी इस स्टेज से गुजरते हैं और सीक्वेंशियल मैनर में आते हैं। पर जो हमारी थर्ड लेवल ऑफ जो हमारी मोरल डेवलपमेंटल वाली स्टेज है या लेवल है, उस तक पहुंचना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कोग्निटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करती है किसको, मोरल डेवलपमेंट को। तो ये जो कोलबर्ग हैं वो पियाजे से इन्फ्लुएंस थे, पर पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी और कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की। ये मोरल रीजनिंग पे फोकस करते हैं, ना कि बिहेवियर पे। क्या आउटकम निकला इससे इनको कोई मतलब नहीं है, क्या सोच विचार किया इंडिविजुअल ने वो मतलब है इनका। जस्टिस यहाँ पे सेंट्रल थीम होनी चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीमेशन की बात करें तो जो हिंज की थ्योरी है वो उसको बच्चों से पूछा जाए, उसको सुनाया जाए और उनसे रीजनिंग ली जाए, जिससे हमें पता चल पाए। मोरल डायलेमा का यूज़ करके हम बच्चों की मोरल डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी स्टेज में है। मोरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी है, ये स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस करवाती है हायर लेवल पे, मतलब यहाँ पे डिस्कशन पे फोकस किया जाता है। ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम को प्रमोट करती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। हायर रीजनिंग यहाँ पे डेवलप होती है, क्योंकि पर्सपेक्टिव टेकिंग यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है कि अपने पर्सपेक्टिव पे ध्यान दो, खुद के पर्सपेक्टिव से, है ना, डिबेट होती है, मोरल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस की बात करें तो इन्होंने जस्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है और कंपैशन और एम्पैथी को इग्नोर किया है। ये बायस्ड टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। यहाँ पे रिसर्च मोस्टली बॉयज़ पे की गई थी, तो गिलीगन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ का सोचने का तरीका अलग होता है और गर्ल्स जब सोचती हैं तो वो इमोशंस को इंक्लूड करके सोचती हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि मोरल रीजनिंग का मतलब है मोरल बिहेवियर, पर मोरल रीजनिंग का मतलब मोरल बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। इस कनेक्शन विद पियाजे थ्योरी की कोलबर्ग ने एक्सटेंड किया पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, क्योंकि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की। इन्होंने 2 स्टेज दी, इन्होंने 6 स्टेज दी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेज आएगा, यहाँ पे 4 स्टेज, 2 स्टेज कहाँ दी, 4 स्टेज। ये दोनों ही ने ही रीजनिंग को ज़्यादा महत्व दिया है बिहेवियर की बजाय। नेक्स्ट थ्योरी है ओसुबेल्स थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। उनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग भी बोला जाता है और सम्शन थ्योरी भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम क्या था, डेविड पी ओसुबेल। ये एक अमेरिकन कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कोग्निटिव मतलब जो ब्रेन पे काम करे, मतलब सोचता कैसा है एक बच्चा, थिंकिंग कैसे करता है, एनालिसिस कैसे करता है, प्रोसेस कैसे करता है इन्फॉर्मेशंस को, उस पर जब स्टडी करते हैं तो उसको कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो क्या बिलीव करते थे कि जो लर्निंग है वो तभी इफेक्टिव होती है जब नई नॉलेज को मीनिंगफुली पहली वाली नॉलेज से, ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है। तो उनकी अगर थ्योरी को यहाँ पे उनके ही कोड से समराइज़ किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज़ व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोस। कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ये होता है सीखने में कि पहले से लर्नर क्या जानता है। एसर्टेन दिस एंड टीच हिम अकॉर्डिंगली। इसको जान लो और पता कर लो कि उसको पहले से क्या पता है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है।
की कंसेप्ट की बात करते हैं ओसबेल की थ्योरी की, तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात वो करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या है? उनके अकॉर्डिंग लर्निंग इज़ मीनिंगफुल व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ लॉजिकली मीनिंगफुल। मतलब नई इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो क्लियर हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। लर्नर हैज़ रेलिवेंट प्रायर नॉलेज, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पहले से नॉलेज हो नई नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए। लर्नर विलिंगली ट्राइज टू रिलेट द न्यू नॉलेज विद द ओल्ड वन, है ना। लर्नर का एटीट्यूड भी यहाँ पे मैटर करता है, तभी क्या होगी, लर्निंग मीनिंगफुल हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑलरेडी नोज प्लांट क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो टीचिंग उनको अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, मीनिंगफुल रहेगा। रोट लर्निंग की बात करते हैं। रोट लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग का अपोजिट होती है रोट लर्निंग, क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, है ना, लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हम ओस्मोसिस की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, बिना ये जाने कि डिफ्यूजन क्या होता है। अगर हमें डिफ्यूजन पता है तो ओस्मोसिस अज ईजिली समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना करके हम क्या कर रहे हैं, रूट लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं। पर ओसबेल क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग रियरली लीड्स टू लॉन्ग टर्म रिटेंशन, की रोट लर्निंग से हमें लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती है चीज़ें। अगर लॉन्ग टर्म लर्निंग करनी है तो हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग करनी होगी, मीनिंगफुल लर्निंग करनी होगी। तो सम्पशन थ्योरी देखते हैं उस बल की। सम्पशन थ्योरी क्या है, जो मेन मैकेनिज्म इन्होंने दिया। सम्पशन का मतलब क्या होता है, सब सम्पशन का मतलब क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन का एब्जॉर्व करना। किस में एब्जॉर्व करना? एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, जो स्कीमाज होते हैं। जैसे हमारे पियाजे बोलते हैं स्कीमाज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज स्कीमाज, उनमें नई इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व करना सम्पशन है, सब सम्पशन है, ठीक है, सब सम्पशन। तो ये दो टाइप के सब सम्पशन की बात करते हैं, एक होता है डेरिवेटिव सब सम्पशन, एक होता है कोरिलेटिव सब सम्पशन। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, नई नॉलेज इज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ऑलरेडी नोन आइडियाज़। नई नॉलेज जब ऑलरेडी नोन आइडियाज़ का एग्जाम्पल हो, जैसे इफ़ ए स्टूडेंट नोज मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, तो लर्निंग ए कैट इज़ ए मैमल बिकम डेरिवेटिव। तो पहले अगर उसको बड़ी चीज़ पता है, अगर उसके पास पहले से नॉलेज है, तो उसके स्पेसिफिक उसको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे, ऑलरेडी नोन आइडिया से वो कनेक्ट कर लेगा। कोरिलेटिव सब सम्पशन का मतलब क्या है, जब नई नॉलेज मॉडिफाई कर दे पहले से प्रेजेंट आइडियाज़ को। जैसे एक स्टूडेंट को पता है कि बर्ड उड़ते हैं, बट जब वो ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ता है कि ये बर्ड नहीं उड़ता, तो उसको अपनी पहले की नॉलेज को मॉडिफाई करना पड़ता है कि ऐसा भी कोई बर्ड है जो नहीं उड़ता, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव सम्पशन है। और ये क्या है, डेरिवेटिव सम्पशन। पहले से प्रेजेंट नॉलेज से इसने कुछ ड्राइव करके नया चीज़ सीखा है, और यहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे बच्चा सीखता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ओसबेल। पहली होती है रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग का मतलब है रिसीव करेगा बच्चा। यहाँ पे जो लर्नर होगा वो रिसीवर का काम करेगा, है ना, वो पैसिव होगा, यहाँ पे पैसिव होगा, वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे टीचर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा लेक्चर मेथड के थ्रू, है ना, और लर्नर क्या करेगा, सिर्फ सुनेगा और रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को फिनिश्ड फॉर्म में। तो ये डिस्कवरी लर्निंग के अपोजिट होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है लर्नर्स। डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है, ब्रूनर ने। एग्जाम्पल है जैसे लेक्चर प्लान पार्ट्स ऑफ सेल पे टीचर दे रहा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, सुनता है और रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। बी डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चे इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ खुद से करके सीखें, डिस्कवर करें, उसको बोला जाता है डिस्कवरी लर्निंग। तो उस पर कंसीडर करते हैं इसको लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। बहुत ज़्यादा हमें जब नॉलेज गैदर करनी होती है तो हम डिस्कवरी लर्निंग नहीं कर सकते। जैसे स्लाइड को देख के अगर हम सेल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। मीनिंगफुल लर्निंग, कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड, जब हम कंसेप्ट को, नए कंसेप्ट को पहले वाली नॉलेज से कनेक्ट कर लेते हैं तो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। और लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है। रोट लर्निंग का मतलब है बिना समझे याद कर लेना, मेमोराइजेशन कर लेना। नेक्स्ट है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। Advanced organizers are brief, highly inclusive, introductory materials given before teaching ए न्यू टॉपिक। नए टॉपिक को देने से पहले
जो हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ब्रीफ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं और इंट्रोडक्टरी मटेरियल कंसिस्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, नए जो लर्नर जानता है, जो पहले से उसकी नॉलेज है, पहले से प्रायर नॉलेज है उसके, और जो नया वो सीखना चाहता है उसके बीच में ये क्या करते हैं, गैप को कम करते हैं, है ना। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इनको हम मेंटल स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं, कि लेसन पढ़ाने से पहले स्कैफोल्डिंग की जा रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर्स, ये तब यूज़ किए जाते हैं जब बच्चे को कोई भी नॉलेज पहले से नहीं है। जैसे बिफोर टीचिंग फोटोसिंथेसिस, टीचर एक्सप्लेन करता है कि प्लांट अपना खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। क्योंकि बच्चे को क्या है, फोटोसिंथेसिस की नॉलेज नहीं है, तो हम उनको पहले ऑटोट्रोप पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स, जब बच्चे के पास पहले से कोई नॉलेज है, जैसे हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ ली और फिर हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उनको कंपेयर करेंगे, तो वो क्या है, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। जब हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं, एग्जांपल है जैसे माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर कर रहे हैं हम उनके बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले, तो उसको क्या बोला जा रहा है, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। प्रिंसिपल क्या है ओसबेल्स की थ्योरी के, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट, कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो सीक्वेंस में प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट किया जाता है, जैसे जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ। यहाँ पे नई नॉलेज को पहले वाली नॉलेज में क्या करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे लर्निंग को रिसीव किया जाता है पर मीनिंगफुल वे में किया जाता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग करवाई जाती है, ना कि रोट मेमोराइजेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो हम क्यूरिकुलम प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं ओसबॉल की, जो हमारी ओसबॉल की जो भी हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थ्योरी है। स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉडर आइडियाज़, ना जर्नल से स्पेसिफिक डिटेल पे जाओ। वेल स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग में हमें एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, है ना, और नई नॉलेज को पहली वाली नॉलेज से कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर सकें। टीचिंग मेथड हमारे लेक्चर बेस्ड ज़्यादा मोर लेक्चर बेस्ड होने चाहिए, पर मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे चार्ट की हेल्प से, कंपैरिजन टेबल्स की हेल्प से, माइंड मैप्स की हेल्प से टीचर को अपनी टीचिंग करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को एसेस करो, ना कि मेमोराइजेशन को। क्लासरूम प्रैक्टिस, टीचर मस्ट आइडेंटिफाई लर्नर्स, प्रायर नॉलेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। लिंकिंग, कंपैरिजन और एनालॉजीज को एनकरेज करना चाहिए, और लास्ट में समरी प्रोवाइड करनी चाहिए कि इसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अब डिफरेंस देखते हैं पियाजे, ब्रूनर, ओसबेल की थ्योरी में। पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, लर्निंग डिपेंड होती है डेवलपमेंटल स्टेज पे। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं कि स्टूडेंट डिस्कवर करता है अपने कंसेप्ट को खुद से। ओसबेल मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात करते हैं, जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू टीच की जाती है। तो ये रिसेप्शन लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि डिलीवरी पे। ओसबेल बोलते हैं कि बच्चा रिसीवर है इन्फॉर्मेशंस का, वो सुनता है और टीचर क्या करता है, मतलब यहाँ पे लेक्चर देता है या इन्फॉर्मेशन को पास करता है। स्ट्रेंथ की बात करें ओसबेल्स की थ्योरी की, तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं। इन्फॉर्मेशन की रिटेंशन ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है, ये हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल होती है। साइंस, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए ओसबेल की थ्योरी इफेक्टिव है। ये डिस्कवरी लर्निंग की बजाय टाइम सेविंग भी है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग में हम ज़्यादा अमाउंट में नॉलेज को गैदर नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये अंडर एस्टिमेट करती है डिस्कवरी लर्निंग को। ये टीचर सेंटर्ड होती है, ये यंग चिल्ड्रन के लिए लेस सुटेबल होती है। तो जेरोम जो ब्रूमर थे वो भी थ्योरी देते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। वो एक अमेरिकन कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ब्रेन पे या फिर बोलें तो माइंड पे काम किया था, कि माइंड कैसे सोचता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो लर्नर है वो खुद से कंस्ट्रक्ट करता है लर्निंग को। स्टूडेंट बेस्ट जब सीख सकते हैं जब वो डिस्कवरी करें नॉलेज की। जैसे ओसबेल किसकी बात करते थे, कि बच्चा रिसीवर है ना, पर ये किसकी बात करते हैं, डिस्कवरी नॉलेज की बात करते हैं। तो खुद से डिस्कवर करता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। इनके 3
मोड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के। ब्रूनर बोलते हैं कि थिंकिंग 3 मोड्स के थ्रू डेवलप होती है, ये फिक्स्ड नहीं होती, ये फिक्स्ड स्टेजेस में नहीं होती जैसे पियाजे बहुत बात करते हैं, पर ये 3 मोड्स में डेवलप होती है। अनलाइक पियाजे ऑल 3 मोड्स कैन एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ भी हो सकते हैं और वो मूव भी कर सकते हैं बच्चों के अंदर। जैसे पहली फेज़ है, इसमें पहली मोड होता है इनएक्टिव मोड, जो कब से कब तक चलता है, वो बर्थ से लेके 3 साल तक की एज तक चलता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक्शंस के थ्रू या मोटर एक्टिविटी करके, जैसे हाथों से या गुडलिया चल के या पैरों से चल के, है ना, इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीखते हैं, जिसको हम हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं। इनएक्टिव मतलब करके सीखना, मूव करके सीखना, मोटर एक्टिविटीज से सीखना। जैसे चाइल्ड अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू फिजिकल मैनिपुलेशन, फिजिकली मैनिपुलेट करके वर्ल्ड को बच्चा सीखता है। जैसे चाइल्ड शेक से रेटल को शेक करता है, उससे उसकी साउंड को समझता है बच्चा, इसलिए उसको शेक कर रहा है। एक डोर को पुश करता है क्योंकि वो पुश और ओपन वाला कंसेप्ट सीखना चाहता है। तो यहाँ पे इनएक्टिव मोड में बच्चा होता है जो मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा सीखता है। जैसे ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीखता है, और बच्चे को अगर कोई करके दिखा रहा है, जैसे कोई खिलौना बजा के दिखा रहा है, चला के दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से भी बच्चा सीखता है। नेक्स्ट मोड होता है यहाँ पे लर्निंग का आइकॉनिक मोड, जो 3 से 8 साल के बच्चे इस मोड के थ्रू सीखते हैं। यहाँ पे इमेजेस के थ्रू, आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, इमेज, है ना, पिक्चर्स, डायग्राम्स, आइकन दिखा के जब हम बच्चे को सिखाएं। यहाँ पे मेंटल इमेजेस रिप्रेजेंट कंसेप्ट, वो कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम डॉग की पिक्चर दिखाते हैं बच्चे को और बोलते हैं डॉग है, डॉग है, डॉग है। चार्ट दिखा के, मॉडल दिखा के, मैप दिखा के हम बच्चे को सिखाते हैं, है ना। ये डायग्राम्स के लिए अच्छी होती है, ज्योग्राफी के मैप सिखाने के लिए, साइंस के मॉडल्स से हम बच्चे को साइंस सिखा सकते हैं। सिंबॉलिक मोड 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चे सिंबल्स का यूज़ करके सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज का, नंबर्स का या फॉर्मूला का यूज़ करके, है ना। ये लॉजिक और सिंबल्स के थ्रू कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस या लैंग्वेज, ग्रामर या कुछ भी हमारा इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट, या जिसमें भी हमारी जैसे हम लेट्स अजूम वाली चीज़ें चलती हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे बच्चा सीखता है। ये वाला जो मोड है ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, ठीक है। ब्रूनर स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं लर्निंग को बाय डिस्कवरी मेथड, ना कि रूट लर्निंग मेथड के थ्रू। डिस्कवरी लर्निंग होती क्या है, जिसमें बच्चा एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे, क्वेश्चंस पूछे या प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीखे, जिसमें टीचर क्या करते हैं, हिंट देते हैं या क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं या मटेरियल देते हैं, पर डायरेक्टली आंसर नहीं बताते। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और लर्निंग ट्रांसफ़र होती है एक मोड से दूसरे मोड में, और बच्चे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है फर्दर स्टडी के लिए, लर्निंग। स्पाइरल कुरिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर बोलते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है एट एनी स्टेज इफ़ टॉट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म। अगर इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में सिखाया जाए तो किसी भी एज में किसी भी बच्चे को हम कोई भी सब्जेक्ट सिखा सकते हैं। इसकी वजह से एक मॉडल डेवलप हुआ। कौन सा मॉडल डेवलप हुआ, ये जो थॉट है ब्रूनर का, इस थॉट से एक मॉडल डेवलप हुआ जिसको स्पाइरल कुरिकुलम मॉडल बोला जाता है। स्पाइरल कुरिकुलम मीन्स ऐसे कंसेप्ट जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्टिंग से ही क्या करा जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना। फिर कुछ टाइम के बाद उसको रिपीट किया जाए, फिर हर लेवल पे हम उसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाएं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाएं, है ना, और फिर उसको रिपीट करते जाएं। तो इस तरीके से हम किसी भी एज पे बच्चे को कोई भी कंसेप्ट सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 है तो हमने शेप्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्लास 4 है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्लास 8 है तो एरिया और पेरीमीटर को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्लास 10 होगी तो थ्योरम्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी का, और हम कंसेप्ट को रिपीट करवाते जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, स्पाइरल क्यूरिकुलम को फॉलो करना बोलते हैं, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट है स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग किसके ऊपर बेस्ड है, वाइगोत्स्की के आइडिया पे बेस्ड है ना। दो वाइगोत्स्की इंस्पायर्ड इट, ब्रूनर ने भी एक आइडिया जो है स्केफोल्डिंग का उसको एक्सपेंड किया था। स्केफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब बच्चा प्रॉब्लम में फंसता है तो टीचर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हिंट दे देना, गाइड कर देना। तो टीचर यहाँ पे टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
स्टूडेंट की हेल्प करता है ताकि स्टूडेंट क्या करे, टास्क को कंप्लीट कर ले, है ना। ग्रेजुअली रिड्यूस स्पोर्ट, और धीरे धीरे अपने स्पोर्ट को कम करता है ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट हो और आगे भी प्रॉब्लम सोल्व करे। जैसे इसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग में हिंट दी जाती है, या कुछ हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, या टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। कैटेगराइजेशन, ब्रूनर्स कोग्निटिव थ्योरी का जो अप्रोच है वो कैटेगराइजेशन है। ब्रूनर बोलते हैं कि लर्निंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन से इन्वॉल्व होती है। मतलब लर्निंग यहाँ पे तभी पॉसिबल है जब हम इंफॉर्मेशन की कैटेगरी बना दें, जिससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो इंफॉर्मेशन है वो सिंपल हो जाएगी और नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, और ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करेगी। 2 टाइप्स की होती है यहाँ पे हमारा जो ये जो अप्रोच है कैटेगराइजेशन का, वो 2 तरह का होता है, परसेप्चुअल कैटेगराइजेशन और कॉन्सेप्चुअल कैटेगराइजेशन। परसेप्चुअल का मतलब है कि अपीयरेंस पे बेस्ड, और कंसेप्चुअल का मतलब है मीनिंग के ऊपर बेस्ड हम कैटेगरी बनाएं, है ना। देखो, अब ब्रूनर और पियाजे की थ्योरी को हम अगर कंपेयर करें तो देखो, पियाजे ने फिक्स्ड स्टेजेस के बारे में बात करा है, ब्रूनर ने बोला है कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्टेज नहीं होती। ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट लर्निंग के थ्रू प्रोसीड होती है, प्रिसिड लर्निंग, ये बोलते हैं लर्निंग इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, ये बोलते हैं डेवलपमेंट पहले होती है फिर लर्निंग होती है, ये बोलते हैं लर्निंग पहले होती है फिर डेवलपमेंट होती है। ये डिस्कवरी लर्निंग को लिमिटेड मानते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करते हैं डिस्कवरी लर्निंग पे। ये चाइल्ड को एक लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं, ये चाइल्ड को एक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हर स्टेज पे इतनी ही डेवलपमेंट हो सकती है, स्टेज को एज से बाइंड कर देते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी मोड किसी भी लाइफ के टाइम पे डेवलप हो सकता है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। ब्रूनर की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखें तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, मॉडल को मैनिपुलेट करवा सकते हैं, है ना। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस जैसे टीच कर सकते हैं एक्शंस के थ्रू, जिसमें इनएक्टिव मोड बनेगा, पिक्चर्स के थ्रू आइकॉनिक मोड, सिंबल्स के थ्रू सिंबॉलिक मोड, ठीक है। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा इन्वेस्टिगेट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, टास्क परफॉर्म करके खुद से सीखेगा। स्पाइरल कुरिकुलम, हम रिपीट करेंगे कंसेप्ट को और धीरे धीरे उसको हार्ड बनाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। स्कैफोल्डिंग से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे, स्लोली अपनी हेल्प को रिड्यूस करेंगे ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सोल्व कर सके और कॉन्फिडेंट बन सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम बनाएंगे, टीचर गाइड करेगा पर वो डिक्टेट नहीं करेगा। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ टास्क देंगे बच्चे को ताकि रीजनिंग एनकरेज करी जा सके। एडवांटेज क्या है ब्रूनर्स की थ्योरी की, ये मोटिवेशन इंक्रीज करती है, क्रिएटिविटी एनहेंस करती है, एक्टिव लर्निंग पे इनकरेज करती है और लॉन्ग टर्म की अंडरस्टैंडिंग की बात करती है, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल भी है। लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होती है डिस्कवरी लर्निंग, और बहुत सारी नॉलेज को हम नहीं गैदर कर सकते डिस्कवरी लर्निंग से। जो लो प्रायर नॉलेज के, जिनके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है या कम है, वो बच्चे इस थ्योरी के थ्रू नहीं सीख सकते। टीचर को हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हर टॉपिक पे ये इफेक्टिव नहीं होती, जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। रिवाइज करें क्विकली तो ये 3 मोड की बात करते हैं ब्रूनर, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव मोड जब मोटर एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, आइकॉनिक मोड जब वो पिक्चर्स, डायग्राम, ग्राफ्स के थ्रू सीखता है, सिंबल्स जब वो सिंबॉलिक लैंग्वेज वगैरह के थ्रू सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग बाय फाइंडिंग। स्पाइरल कुरिकुलम, जब हम बार बार कंसेप्ट रिपीट करवा रहे हैं और धीरे धीरे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग डीप हो सके। स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी सपोर्ट जब हम प्रोवाइड करते हैं और फिर धीरे धीरे सपोर्ट को हम हटाते जाते हैं ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट हो और खुद से प्रॉब्लम सोल्व कर सके। चाइल्ड सेंटर और एक्टिव लर्निंग पे ध्यान देते हैं और कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वाइगोत्से की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसको हम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। जो यहाँ पे वाइगोत्से है, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देते हैं, जो कैसे शेप की जाती है कि जो हमारा कोग्निटिव है, ब्रेन की थिंकिंग, एनालिटिकल जो प्रोसेस है वो कैसे डेवलप होती है, वो सोशली इंटरेक्ट करके, कल्चरली इंटरेक्ट करके और लिंग्विस्टिकली इंटरेक्ट करके होती है। मतलब सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन के थ्रू हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ये बात करते हैं वाइगोत्से। वो बोलते हैं कि बच्चा ना सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, और सोशल इंटरेक्शन किसके साथ, मोर नॉलेजेबल वन
के साथ, ऐसा इंसान जो ज़्यादा जानता हो, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, उसके साथ इंटरेक्ट करके वो क्या सीखता है, यहाँ पे अपनी खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे वाइगोत्स्की लैंग्वेज की बात करते हैं पर पियाजे लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है, किसका, थॉट का, है ना। हम पियाजे बोलते हैं कि हम पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर लैंग्वेज डेवलप होगी। बट यहाँ पे ये वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है, किसका, थॉट का, है ना। तो ये किससे, लैंग्वेज की वजह से और सोशली इन्फ्लुएंस की वजह से पियाजे की थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं। की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, 3 मेजर कंसेप्ट हैं यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी में। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगोत्स्की बात करते हैं कि लर्निंग है ना चाइल्ड और एडल्ट या पीयर्स के बीच में इंटरेक्शन के थ्रू शुरू होती है। जैसे हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे घर से स्टार्ट होती है, हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे हम बच्चा एडल्ट के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। इंटेलिजेंस आउटसाइड टू इनसाइड जाती है, इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, सोशली बच्चा इंटरेक्ट करता है तब उसकी इनसाइड डेवलप होती है, मतलब तब उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड लर्न्स टू यूज स्पून बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग एडल्ट्स, है ना। तो बाहर से इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्वायरमेंट की वजह से उसने एक कोग्निटिव एबिलिटी सीखी। दिस इज कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नॉलेज यहाँ पे सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है, सोशली इंटरेक्ट करके यहाँ पे गेन की जाती है। सेकेंड कंसेप्ट जिसकी वाइगोत्स्की बात करते हैं वो है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब किसी, मान लो कोई एक लर्नर है, उससे ज़्यादा जो नॉलेजेबल वाला पर्सन है उसको बोला जाएगा मोर नॉलेजेबल वन, ठीक है। तो एनीवन जिसके भी हायर स्किल्स हो या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लर्नर से, जो पेरेंट्स भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई पीयर भी हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकता है, कोई ऐप भी हो सकती है, कोई बुक भी हो सकती है ना। उसके थ्रू, उससे इंटरेक्ट करके क्या करेगा, लर्नर सीखेगा। रोल क्या होता है मोर नॉलेजेबल वन का, बच्चे को गाइड करना, उसको हिंट देना, उसको क्यूज देना और उसको एग्जाम्पल्स देना। यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं सीख जाता, इसलिए यहाँ पे जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं वाइगोत्स्की। ये एक ऐसा कोर है जिसमें 3 लेवल्स आते हैं। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में 3 लेवल्स आते हैं। एक होता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, एक पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, एक गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल जो बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकता है, जो न्यूमेरिकल्स, जो मैथ के क्वेश्चंस वो खुद से सोल्व कर सकता है, वो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल में आते हैं। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता बट वो हेल्प से कर सकता है, टीचर की हेल्प से, गाइड से, हिंट से कर सकता है। JPD क्या है, इन एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। GPD क्या है, बट चाइल्ड कैन लर्न विद गाइडेंस फ्रॉम मोर नॉलेजेबल वन। GPD वो है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो वो टीचर की या हाईली नॉलेजेबल वन की हेल्प से वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। वो गैप क्या कहलाता है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल है, चाइल्ड कैन सोल्व एडिशन, एक्चुअल लेवल है उसका। अगर वो सब्ट्रैक्शन भी सोल्व कर सकता है तो वो उसका पोटेंशियल लेवल है, अगर हेल्प से। बट सब्सट्रैक्शन इज इन द चाइल्ड, किसकी आ गया, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की में आ गया, क्योंकि ये हेल्प के साथ वो सोल्व कर सकता है। टीचिंग इनसाइड द JP लीड्स टू मैक्सिमम लर्निंग। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की वजह से मैक्सिमम लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा वो प्रॉब्लम सोल्व करता है जो वो अकेला ना करके किसी मोर नॉलेजेबल वन की हेल्प से कर सकता है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग, जेरोम ब्रूनर डेवलप द टर्म स्कैफोल्डिंग, ब्रूनर कॉइन्ड द टर्म, इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पररी सपोर्ट जो टीचर प्रोवाइड करता है या मोर नॉलेजेबल वन प्रोवाइड करता है, कोई पीयर प्रोवाइड करता है, किसको, चाइल्ड को। स्कैफोल्डिंग की हिंट हमने बात कर ली, हिंट देना, क्यूज देना, क्लूज देना, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, या लीडिंग क्वेश्चंस, आंसर की तरफ जो भी क्वेश्चन लीड करे वो क्वेश्चन पूछना, टास्कों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, डेमोन्स्ट्रेट करना। जब चाइल्ड लर्न करता है तो उसको ग्रेजुअली जो सपोर्ट है वो रिमूव कर दिया जाता है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट बन सके प्रॉब्लम सॉल्विंग में और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। रोल ऑफ लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज प्लेज सेंट्रल रोल, मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है देन पियाजे वीव। 3 टाइप की स्पीच होती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। सोशल स्पीच, जिसको हम एक्सटर्नल स्पीच बोलते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं सोशली स्पीच कर रही हूँ, है ना। टॉकिंग टू अदर्स, ये कब अपीयर होती है, 2 साल की एज में।
कम्युनिकेटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इको सेंट्रिक स्पीच सेल्फ टास्क, अपने आप से बात करना, अपने बिहेवियर को गाइड करना। जब हम टास्क कर रहे होते हैं तब हम ईगो सेंट्रिक स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट आई विल ड्रॉ सर्कल देन आई विल कलर इट। वाइगोत्सी सेड ईगो सेंट्रिक स्पीच हेल्प करती है थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना। पियाजे इसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश। वाइगोत्सी इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट। इनर स्पीच क्या है, साइलेंट थिंकिंग। इंटरनलाइजेशन फॉर्म ऑफ स्पीच, ये 7 साल की एज में आती है, जिसमें बच्चा थिंकिंग के लिए यूज़ की जाती है, प्लानिंग के लिए और एनालाइजिंग के लिए। जब बच्चा बोलता नहीं है पर कुछ सोच रहा होता है साइलेंटली, वो साइलेंट स्पीच है। टूल्स क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट के, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी कुछ कल्चरल टूल्स होते हैं जो कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जिसमें से पहला आता है साइकोलॉजिकल टूल, जिसमें लैंग्वेज आ गई, नंबर्स आ गए, मेमोरी टेक्निक्स आ गई, अलजेब्रा, डायग्राम, राइटिंग सिंबल्स, ये किस में हेल्प करेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। यहाँ पे टेक्निकल टूल होते हैं जैसे कैलकुलेटर, बुक, कंप्यूटर्स, मैप्स, है ना, ये क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग को शेप देते हैं। अब डिफरेंस की बात करें पियाजे और वाइगोत्सी की, तो देखो पियाजे क्या है, डेवलपमेंट, वो बोलते हैं डेवलपमेंट पहले आती है फिर लर्निंग होती है। वाइगोत्सी बोलते हैं लर्निंग पहले होती है और वो भी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है और डेवलपमेंट बाद में होती है। ये इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात करते हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात करते हैं। ये लैंग्वेज का लीडर रोल बताते हैं या नहीं बताते, लैंग्वेज सेंट्रल रोल प्ले करती है वाइगोत्सी की डेवलपमेंट थ्योरी में। ये ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं जो इमेच्योर लोग करते हैं, है ना। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं जो थिंकिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, और वो यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर बंदा उन स्टेजेस से गुजरता है और उनके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। वाइगोत्सी किसी स्टेज की बात नहीं करते। यहाँ पे पियाजे टीचर को फैसिलिटेटर बोलते हैं और वाइगोत्सी टीचर को गाइड बोलते हैं और को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये पियाजे जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देते हैं कि बच्चा खुद से करके सीखेगा, खुद की नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, पर वाइगोत्सी एम्फेसाइज करते हैं गाइडेड लर्निंग पे कि एक मोर नॉलेजेबल वन उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में बच्चे की हेल्प करेगा जो वो अकेला नहीं सोल्व कर सकता, जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया है बाय वाइगोत्सी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है वाइगोत्सी की थ्योरी की, टीच इन द ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब नाइदर टू इजी नॉट टू हार्ड। हमें ऐसा कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन बच्चे को नहीं देना जो ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। प्रोवाइड चैलेंज स्लाइटली अबोव करंट लेवल, करंट लेवल से थोड़े ऊपर क्वेश्चंस देने चाहिए ताकि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। स्केप फोल्डिंग का यूज़ करो, हिंट, क्लूज या पार्शियल सॉल्यूशन देके बच्चे को कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करो, और सपोर्ट को धीरे धीरे रिड्यूस करो ताकि इंडिपेंडेंस आ सके। लर्निंग को इनकरेज करो, जैसे पीयर कोलेब्रेशन को, ग्रुप प्रोजेक्ट्स को, कोऑपरेटिव लर्निंग को। वैल्यू करो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग को, थिंक अलाउड, यूज डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट, एनकरेज सेल्फ टॉक। टीचर एक गाइड का काम करता है, एक्टिवली हेल्प करता है स्टूडेंट को उनकी खुद की नॉलेज बिल्ड करने में। कल्चर पे एम्फेसाइज करता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और रेलिवेंट एग्जांपल्स दो बच्चों को। क्या स्ट्रेंथ है कल्चर का और सोशल इंटरेक्शन का, ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं वाइगोत्सी। लर्निंग डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर, मॉडर्न क्लासरूम को सपोर्ट करता है, जैसे पीयर लर्निंग, ग्रुप टास्क पे फोकस करने की बात बोलते हैं वाइगोत्सी। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं वाइगोत्सी। लिमिटेशन क्या है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, सोशल गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसको मेज़र करना बहुत हार्ड होता है। ये किसकी लिमिटेशन है, वाइगोत्सी की थ्योरी की। हमारी थ्योरी आती है जॉन डेवी की एजुकेशनल थ्योरी। ये लास्ट थ्योरी रहेगी आज के इस लेक्चर की, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, जॉन डेवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोला जाता है। ये एक अमेरिकन फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, जिनका आइडिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन और कंस्ट्रक्टिविज्म की नींव रखता है। इनका अप्रोच चाइल्ड सेंटर अप्रोच था, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे और डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। कोर आइडिया क्या है यहाँ पे जॉन डेवी की थ्योरी का, लर्निंग थ्योरी का, कि लर्निंग बाय डूइंग, हम सीखते हैं करके सीखते हैं। तो जो डेवीज का फेमस प्रिंसिपल क्या है,
कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, पैसिव लिसनिंग के थ्रू नहीं सीखते। वो सिर्फ सुन के नहीं सीखते, वो एक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। तो लर्निंग कैसे आती है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू आती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करके आती है, एक्सपेरिमेंट करके, प्रोजेक्ट करके और सोशली इंटरेक्ट करके लर्निंग डेवलप होती है। डेवे रिजेक्ट करते हैं रूट मेमोराइजेशन को और टीचर डोमिनेंट क्लासरूम को। तो वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पे फोकस करते हैं और किस पे? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब लर्निंग पे, लर्निंग विद एक्सपीरियंस, लर्निंग विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे वो फोकस करते हैं। वो एजुकेशन को क्या मानते हैं? एक एक्सपीरियंस मानते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, एजुकेशन एक कॉन्टीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्टीन्यूअसली, उसी को एजुकेशन बोला जाता है। और हर एक जो एक्सपीरियंस है वो हमारे फ्यूचर के एक्सपीरियंस को क्या करता है? प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एक्सपीरियंस के, एक कॉन्टीन्यूटी, हर एक्सपीरियंस हमारे अर्लियर जो एक्सपीरियंस होता है उसको बिल्ड करता है। इंटरेक्शंस, हम चाइल्ड जो बच्चा है वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने टीचर के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, इन्वायरमेंट और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। तो क्लासरूम क्या है? एक मीनिंगफुल कलेक्टेड एक्सपीरियंस का एक पूरा मेल जोल है, ठीक है। स्कूल को ये मिनी सोसाइटी बोलते हैं। जॉन डेवे स्कूल को क्या बोलते हैं? मिनी सोसाइटी बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जॉन डेवे बिलीव करते हैं कि स्कूल क्या है? एक मिनिएचर छोटी सी एक सोसाइटी है जहाँ पे स्टूडेंट सोशल वैल्यूज़ को कोऑपरेशन के थ्रू कम्युनिकेट करके या इंटरेक्शन से अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन डेवलप करे, वो कोऑपरेशन डेवलप करे, बच्चों में रिस्पेक्ट और डेमोक्रेटिक फीलिंग उनके अंदर डेवलप करे। चिल्ड्रन लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय पार्टिसिपेटिंग, नॉट बाय बीइंग कंट्रोल्ड। बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं पार्टिसिपेट करके चीज़ों में, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके, ना कि अगर उनको कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर डोमिनेंस शो की जाए तो बच्चे क्या नहीं करेंगे? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीख पाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन पाएंगे। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, डेवे जो जॉन डेवे हैं उनका सेंट्रल बिलीफ क्या है? एजुकेशन और डेमोक्रेसी दोनों इनसेपरेबल हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। वो डेमोक्रेटिक अप्रोच की बात करते हैं एजुकेशन में कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनको फ्रीडम दी जाए, थॉट की फ्रीडम, उनको खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जाए, ओपन कम्युनिकेशन की फ्रीडम दी जाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, है ना। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए रियल सोशल लाइफ के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू डेवे कैसा क्यूरिकुलम होना चाहिए? क्यूरिकुलम इस तरह से होना चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करें, ना कि सब्जेक्ट सेंटर या टीचर सेंटर अप्रोच को। ये बच्चे के इंटरेस्ट, नीड्स और उसकी एबिलिटी के बेस पे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे से रिलेट करता हो, इंटरलिंक हो, ना कि आइसोलेटेड हो, रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड हो। एग्जाम्पल की बात करें, गार्डनिंग, कुकिंग, वर्कशॉप, साइंस एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप्स, ये सब करवाना चाहिए एजुकेशनल इन्वायरमेंट में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। मेथड क्या होनी चाहिए टीचिंग के? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, डेवे गिव 3 मेजर मेथड्स। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग होगी बच्चे की, परमानेंट लर्निंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी। प्रोजेक्ट मेथड, जिसको बाद में किलपैट्रिक ने रिफाइन किया था, और हर जगह आप किलपैट्रिक ही देखोगे प्रोजेक्ट मेथड में। स्टूडेंट वर्क करते हैं ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट, किसके में? ग्रुप में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे डिटेक्ट करें प्रॉब्लम को, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर सोचे, फिर सोल्व करें और फिर अपने आप को इवोल्वेट करें, है ना। टीचर यहाँ पे आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, वो फैसिलिटेटर का काम करेगा। रोल ऑफ टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा, गाइड होगा, को लर्नर होगा, ना कि डिक्टेटर। टीचर को क्या करना चाहिए? मीनिंगफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, उनकी क्यूरियोसिटी को इनक्रेज करना चाहिए, क्वेश्चंस रेज करने चाहिए और बच्चों को भी क्यूरियस बनाए ताकि बच्चे भी क्वेश्चंस पुट करें। ग्रुप एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए, मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहिए, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और स्कूल लर्निंग को होम या सोसाइटी से कनेक्ट करना चाहिए। टीचर एक सोशल इंजीनियर है जो एक्सपीरियंस को शेप करता है बच्चों के, वो सिर्फ लेक्चर नहीं देता,
इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो बच्चों के एक्सपीरियंस को शेप करता है। क्लासरूम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेविस के आइडियाज़ को, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा के, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा के, ग्रुप वर्क करवा के, कोलैबोरेटिव लर्निंग को एम्फेसाइज करके, डिस्कशन मेथड को इम्प्लीमेंट करके एजुकेशन में, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट करके, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करवा के, प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट का यूज़ करवा के एजुकेशन में जॉन डेवे के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ये फाउंडर हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट के। इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी है, फादर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनको बोला जाता है। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म का बेस रखा है। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड डेवलप किया था, किसके थ्रू, किलपैट्रिक के थ्रू। पर अगर ये पूछा जाए किसने डेवलप किया किसने दिया, तो हमें किलपैट्रिक ही टिक करना है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। ये साइंटिफिक एटीट्यूड और इंक्वायरी को प्रमोट करते हैं। की बात करें तो डेवे जो है एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे। एजुकेशन को ये सोशल प्रोसेस मानते हैं। ये बोलते हैं स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है। एक्सपीरियंस बोलते हैं कि ये कंटिन्यू होता है, इंटरेक्शन के थ्रू होता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, और एक्सपीरियंस से ही लर्निंग होती है। क्यूरिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक अप्रोच होना चाहिए टीचिंग में। और टीचर एक गाइड का काम कर सकता है, फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। वो कोई भी लेक्चर नहीं देगा और अथॉरिटेरियन नहीं होगा। मेथड यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे। इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज।